एल स्क्वायर यूनियन एल क्यूब के केस में आप इस तरीके से लिख देंगे तो ये एल स्क्वायर दे देगा, ये आपको एल क्यूब दे देगा, तो आपको आप इस एल डैश के लिए ग्रामर इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब एक और थ्योरम हमने आपको बताया था कि रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर राइट कोशेंट। रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर राइट कोशेंट। राइट कोशेंट क्या होता है हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेट्स से L1 आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है, L2 आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो L1 राइट कोशेंट L2 भी आपका एक रेगुलर लैंग्वेज होगा, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर राइट कोशेंट। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका देखिए राइट कोशेंट यानी राइट साइड से आपको कैंसिल करना है, तो लेट्स से एक्स वाई बिलोंग्स टू आपका L1 है फॉर सम y बिलोंग्स टू L2, यानी आप क्या करेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड से इसको कैंसिल कर देंगे, तभी आपका ये राइट कोशेंट हो जाएगा y बिलोंग्स टू L2। यानी आपको क्या करना है यहाँ पर आपका सफिक्स मैच करना है और उस सफिक्स को आप यहाँ पर हटाएंगे। तो देखिए ये कैसे प्रूफ करेंगे कि L1 राइट कोशेंट L2 भी आपका एक रेगुलर लैंग्वेज होगा। अगर L1 आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है, L2 भी आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो L1 राइट कोशेंट L2 भी आपका एक रेगुलर लैंग्वेज होगा। इस चीज़ को आप किस तरीके से प्रूफ करेंगे, तो देखिए L1 आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है तो आप L1 के लिए DFA बना सकते हैं। L2 अगर आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है तो L2 के लिए आप DFA बना सकते हैं, और इन दोनों DFA की हेल्प से हम L1 राइट कोशेंट L2 का DFA बना सकते हैं। देखिए किस तरीके से बनाएंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं और उससे फिर उस थ्योरम को हम समझते हैं। तो लेट्स से L1 है आपका, L1 लैंग्वेज है आपका लैंग्वेज है, तो देखिए L1 राइट कोशेंट L2 क्या हो जाएगा, तो L1 राइट कोशेंट L2 देखिए आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। L1 राइट कोशेंट L2 क्या हो जाएगा, L1 राइट कोशेंट L2 आपका हो जाएगा। देखिए राइट साइड से कैंसिल कीजिए, यानी ए बी आपका मैच कीजिए, ए बी को आप उड़ा दीजिए राइट साइड से, तो यहाँ से मिलेगा स्मॉल ए बी हटाने पर स्मॉल है। यहाँ पर अगर आप ए बी हटा देंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी हटा देंगे तो ए बी, और ए बी यहाँ पर आप नहीं हटा सकते। यहाँ पर ए बी है, ए बी आप नहीं हटा सकते, ए बी आप नहीं हटा सकते, यहाँ पर हटा सकते हैं। ए बी आप हटा देंगे तो आपको मिलेगा स्मॉल है, जो कि पहले यहाँ पर आ चुका है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं L1 राइट कोशेंट L2 आपको ये मिल जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भी आपका रेगुलर है, लेकिन इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो आप क्या कीजिए L1 के लिए DFA बनाइए। तो L1 के लिए आपने DFA बनाया, तो देखिए L1 के लिए DFA क्या हो जाएगा, देखिए एक्सेप्ट किसको कर रहा है, स्मॉल ए और स्मॉल बी को एक्सेप्ट कर रहा है, ये आपका DFA हो जाएगा। देखिए हम मशीन बना रहे हैं, DFA आप इसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। देखिए ये एक्सेप्ट कर रहा है आपका AB को, तो देखिए आपका ये AB को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये एक्सेप्ट कर रहा है AB A को, तो देखिए ये आपका AB A को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये L1 के लिए आपने मशीन बनाया, मशीन M1, L2 के लिए मशीन बनाया, मशीन M2। DFA बनाने के लिए क्या कीजिए, इसको ट्रैप स्टेट भी डिफाइन कीजिए। लेट्स से आपने ट्रैप स्टेट बनाया है, QT ट्रैप स्टेट है। देखिए A के लिए मूव है, B के लिए ट्रैप किया, A के लिए मूव है, B के लिए ट्रैप किया, पर लूप बना दिया, तो ये DFA हो जाएगा। ये ट्रैप स्टेट आपको बनाना होगा। ये आपने B के लिए लिया, B के लिए लिया, A के लिए, B के लिए, A के लिए और AB के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर आपको ट्रैप स्टेट बनाइए। A के लिए डिफाइन है, B के लिए लीजिए ट्रैप स्टेट पर, B के लिए डिफाइन है, A के लिए लीजिए, A के लिए डिफाइन है, आप B के लिए लीजिए, और यहाँ पर आप A और B दोनों के लिए लीजिए, और A और B के लिए आप यहाँ पर बना दीजिए सेल्फ लूप। तो ये मशीन M1 हो जाएगा L1 के लिए, मशीन M2 हो जाएगा L2 के लिए। अब जो कि यह DFA भी बन चुका है, M1 है आपका एक DFA, M2 भी है आपका एक DFA। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर उस प्रीफिक्स को हटाना है इस L1 में से। आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको L1 में से उस सफिक्स को हटाना है जो कि L2 में होगा, यानी L1 लैंग्वेज में से उस सफिक्स को हटाना है जो कि आपका L2 में बिलोंग करता होगा। जैसे कि देखिए AB आपका L2 में है, तो आप L1 में से देखिए AB और AB को रिमूव कर देंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि L1 क्या होगा, L1 आपका होगा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स जो कि आपका ये DFA एक्सेप्ट करेगा। L1 है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स जिसको कि ये DFA एक्सेप्ट करेगा। L1 है आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स जिसको कि ये DFA एक्सेप्ट करेगा। तो उन सभी स्ट्रिंग्स को जिसको कि मशीन एक्सेप्ट करेगी, उसमें से आप उस सफिक्स को हटा देंगे जो कि आपका L2 में या इस मशीन में एक्सेप्ट करेगा। यानी उन सभी स्ट्रिंग्स को जिसको कि मशीन एक्सेप्ट कर रही है, उन सभी स्ट्रिंग्स में से आप उस सफिक्स को आप हटा देंगे,
उन सभी स्ट्रिंग्स में से जिसको कि ये मशीन एक्सेप्ट कर रही है, उन सभी स्ट्रिंग्स में से जिसको कि ये मशीन एक्सेप्ट कर रही है, आप उस सफिक्स को हटा देंगे, उस सफिक्स y को हटा देंगे जिसको कि ये मशीन M2 भी एक्सेप्ट कर रही है, और हटाने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए आप L1 राइट क्वोशिएंट L2 के लिए मशीन किस तरीके से बनाएंगे, ये आप सिंपल है। आपको XY लेना है। XY क्या है? XY वो ऐसी स्ट्रिंग है जिसको कि ये मशीन एक्सेप्ट कर रहा है, और फिर उसमें से उस पार्ट को हटा देना है, उस सफिक्स वाले पार्ट को हटा देना है जिसको कि ये मशीन भी एक्सेप्ट करे। जैसे कि AAB और AB को देखिए, AAB और AB में से आपने AB को कैसे हटाया? AB को ऐसे हटाया कि ये जो स्ट्रिंग है AAB, इसमें ये जो सफिक्स है AB, ये जो सफिक्स है AB, इसको ये मशीन आपका एक्सेप्ट कर रही थी, या ये जो सफिक्स है AB ये इसकी लैंग्वेज में था, इसलिए आपने सफिक्स को हटा करके जो रिमेनिंग पार्ट था स्मॉल a उसको आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर आप इस मशीन में यहाँ से स्टार्ट करें, अगर आप इस मशीन में आप इस वाली स्टेट से स्टार्ट करें और फिर आप इन दोनों मशीन्स का इंटरसेक्शन लें, देखिए ये भी DF है, ये भी DF है, और अभी हमने आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम की हेल्प से आप दोनों मशीन्स का इंटरसेक्शन ले सकते हैं। यानी अगर आप लेट से आपका ये जो मशीन है वो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन अगर आप उसको यहाँ से स्टार्ट हुआ ना मान करके इस स्टेट से स्टार्टिंग स्टेट माने, लेट से आपका जो मशीन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो मशीन है वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रही है, M2 मशीन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और फिर अगर आप प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगाएं, M1 इंटरसेक्शन M2 निकालें, तो आप प्रोडक्ट ऑटोमेटा जब थ्योरम्स लगाएंगे यहाँ पर आपको जो कॉमन स्ट्रिंग मिलेगी, जो प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगा करके जो आपका जो इंटरसेक्शन मशीन निकलेगी, वो आपकी जो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, वो स्ट्रिंग क्या होगी आपकी, वो स्ट्रिंग होगा आपका AB। देखिए आपने यहाँ से लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये किसको एक्सेप्ट कर रहा है? AB को एक्सेप्ट कर रहा है, और आपका एक्सेप्ट कर रहा है AB A को। ये किसको एक्सेप्ट कर रहा है? ये AB को एक्सेप्ट कर रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है AB A को। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप इन दोनों मशीन्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको इंटरसेक्शन में कॉमन केवल 2 ही स्ट्रिंग्स मिलेंगी। फर्स्ट स्ट्रिंग हो जाएगा आपका AB और सेकेंड स्ट्रिंग आपका हो जाएगा ABA। तो एक अप्रोच आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आप यहाँ पर कॉमन स्ट्रिंग्स को या कॉमन सफिक्स को उड़ाएंगे, कॉमन सफिक्स को आप किस तरीके से यहाँ पर हटाएंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्या करेंगे आप इस मशीन की सभी स्टेट्स को एक इनिशियल बनाएंगे। लेट से आपने इस मशीन की इस स्टेट को इनिशियल बनाया, ये मशीन M2 है, इन दोनों मशीन्स का प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगा करके आप इंटरसेक्शन मशीन को निकालेंगे। और अगर इस इंटरसेक्शन वाली जो मशीन है, लेट से यह है आपका L क्या है? L है आपका L1 इंटरसेक्शन L2। ये जो इंटरसेक्शन वाली मशीन है, अगर लेट से इसकी लैंग्वेज फाई है, इसकी लैंग्वेज फाई है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी आपका जो सफिक्स जो है मैच नहीं करेगा। एंड लेट से ये फाई नहीं है, तो आप ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर इस स्टेट से स्टार्ट करने पर आपका कोई सफिक्स यहाँ पर मैच कर गया। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर इस वाली स्टेट से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या मैच कर रहा है? आपका A मैच कर रहा है। देखिए आपका AB मैच किया, और आपका देखिए AB मैच किया। यानी दोनों के इंटरसेक्शन लेने पर आपको 2 स्ट्रिंग मिलेंगी, AB और AB है। यानी L1 इंटरसेक्शन L2 आपका यहाँ पर फाई नहीं होगा। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि L1 इंटरसेक्शन L2 फाई नहीं है? देखिए अगर इसकी लैंग्वेज फाई होगी तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने में आपका एटलीस्ट 1 पाथ यहाँ पर एग्जिस्ट होगा। जैसे कि देखिए अगर आप L1 इंटरसेक्शन L2 निकालेंगे, L1 इंटरसेक्शन L2 निकालेंगे, यानी इन दोनों मशीन्स का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो आपकी 2 स्ट्रिंग कॉमन आएंगी, AB एंड ABA। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि AB और ABA के लिए आपके पाथ होंगे यहाँ पर स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए, ठीक है ना। तो अगर एक मशीन की लैंग्वेज फाई नहीं है, इसका क्या मतलब है? अगर एक मशीन या फाइनाइट ऑटोमेटा की लैंग्वेज फाई नहीं है, इसका क्या मतलब है? एक फाइनाइट ऑटोमेटा की लैंग्वेज फाई नहीं है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस फाइनाइट ऑटोमेटा में स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए आपका कम से कम एक रास्ता होगा, यानी एक आपका पाथ होगा जिसकी हेल्प से आप स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट पर पहुंच सकते हैं, तभी आपका उस फाइनाइट ऑटोमेटा की लैंग्वेज फाई नहीं होगी। और लेट से अगर किसी फाइनाइट ऑटोमेटा की लैंग्वेज फाई है, इसका क्या मतलब है? अगर एक फाइनाइट ऑटोमेटा की लैंग्वेज फाई है, इसका मतलब वो फाइनाइट ऑटोमेटा आपका किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए आपका वहाँ पर कोई भी पाथ नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ये लेट से आपका एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो आप क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए आपका कोई भी पाथ नहीं है। तो लैंग्वेज ऑफ दिस फाइनाइट ऑटोमेटा इज इक्वल टू फाई। और अगर मान लीजिए इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं, स्मॉल a
तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए आपका पाथ है, तो आपका इसकी लैंग्वेज फाई नहीं होगी। इनफैक्ट इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, इसकी लैंग्वेज हो जाएगी स्मॉल ए। ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए अगर आपका कोई भी पाथ वहाँ पर नहीं है, तो फिर उस लैंग्वेज की, तो अगर आपका किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा में स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए अगर कोई पाथ नहीं है, तो उस फाइनाइट ऑटोमेटा की लैंग्वेज फाई हो जाएगी। और अगर स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए अगर कोई पाथ एग्जिस्ट करता है, तो फिर उस फाइनाइट ऑटोमेटा की लैंग्वेज फाई नहीं होगी। तो जैसे कि आपका यहाँ पर फाई नहीं है, इसका मतलब आप क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगाएंगे, इन दोनों मशीन्स को लेंगे। देखिए ये मशीन यहाँ से स्टार्ट किया है, ये मशीन यहाँ से स्टार्ट की है, दोनों मशीन्स को लेंगे, प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगाएंगे, और जो ये आपको जो इंटरसेक्शन वाली मशीन मिलेगी उसमें आप ये चेक करेंगे क्या इस इंटरसेक्शन वाली मशीन की लैंग्वेज फाई है। तो आपको इसकी लैंग्वेज फाई नहीं मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ पर स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए आपका पाथ एग्जिस्ट करेगा। इनफैक्ट आपका 2 स्ट्रिंग के लिए पाथ एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट स्ट्रिंग हो जाएगा आपका ए बी और सेकेंड स्ट्रिंग आपका हो जाएगा ए बी ए। लेकिन लेट से अगर आप इस वाली स्टेट से स्टार्ट करें, अगर आप इस वाली स्टेट से स्टार्ट करें, तो आपका क्या कोई स्ट्रिंग दोनों में मैच करेंगी। तो देखिए अगर इससे स्टार्ट करते हैं तो देखिए आपका ये हो जाएगा बी ए और ये आपका हो जाएगा ए बी ए, तो फिर आपका यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग मैच नहीं करेंगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप इस स्टेट से स्टार्ट करें और यहाँ पर इस स्टेट से स्टार्ट करें और फिर L1 इंटरसेक्शन L2 कैलकुलेट करें बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम, तो फिर आपका यहाँ पर L1 इंटरसेक्शन L2 आपका फाई आएगा, क्योंकि फिर आपको यहाँ पर स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए आपका कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन लेट से अगर आप इस स्टेट को फाइनल इस स्टेट को स्टार्टिंग बना दें, अगर आप इस स्टेट को स्टार्टिंग बना दें और फिर आप प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगाएं, तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रिंग ए बी के लिए, केवल स्ट्रिंग ए बी के लिए आपका एक पाथ एग्जिस्ट करेगा इस इंटरसेक्शन वाले L1 इंटरसेक्शन L2 में। L1 इंटरसेक्शन L2 में आपका स्ट्रिंग ए बी के लिए एक पाथ एग्जिस्ट करेगा स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए, यानी L1 इंटरसेक्शन L2 अब इस केस में फाई नहीं होगा। तो एक अप्रोच आपको क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले तो ये डायग्राम हम बना देते हैं। तो ये है आपका स्मॉल ए भी दोनों के लिए मूव हो गया और ये मेरी स्टार्टिंग स्टेट हो गई। ये लेट से मशीन मुझे मिल रही है L1 राइट कोशेंट L2 के लिए। L1 राइट कोशेंट L2 के लिए जो DFA मिलेगा, ये जो मशीन मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी वो मैं यहाँ पर डिजाइन कर रहा हूँ। देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एक करके सभी स्टेट्स को स्टार्टिंग स्टेट बनाऊँगा। तो सबसे पहले लेट से मैंने इस स्टेट को स्टार्टिंग स्टेट बनाया, ये मेरा M2 मशीन है। प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगाया, प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगा करके मैं L1 इंटरसेक्शन L2 कैलकुलेट करूंगा और फिर चेक करूंगा कि क्या L1 इंटरसेक्शन L2 आपका फाई है या फाई नहीं है। ठीक है ना, क्या L1 इंटरसेक्शन L2 आपका इज इक्वल टू फाई है या इज नॉट इक्वल टू फाई है। अगर इज इक्वल टू फाई है इसका मतलब कोई भी कॉमन सफिक्स यहाँ पर नहीं मिला, कोई भी कॉमन सफिक्स नहीं मिला। और इज नॉट इक्वल टू फाई है इसका मतलब आपको ये सफिक्स कॉमन सफिक्स मिल जा रहा है, तो उस कॉमन सफिक्स को उड़ा करके रिमेनिंग पार्ट को आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कराना है। यानी जिस स्टेट पर आप खड़े थे उसको आपको एक्सेप्ट कराना है, तो उस स्टेट को आप फिर आपका फाइनल बना देंगे, उस स्टार्टिंग स्टेट को आप फाइनल बना देंगे। तो देखिए 1 बाई 1 इसको करते हैं। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, आप निकालिए L1 इंटरसेक्शन L2। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी स्ट्रिंग कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग कॉमन है ए बी ए, यानी आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए बी ए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है आपका ए बी और सेकंड पॉसिबिलिटी ए बी है। तो ए बी आपका नहीं आ रहा, ए आ रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर L1 इंटरसेक्शन L2 करेंगे तो L1 इंटरसेक्शन L2 इस केस में आपको फाई मिलेगा। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगाइए, L1 ये है L2 ये है, L1 इंटरसेक्शन L2 कीजिए, प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगाइए, आपको आंसर फाई मिलेगा। कैसे पता लगाएंगे कि वो फाई है आपका मिलेगा, क्योंकि आप L1 इंटरसेक्शन L2 में या जो प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगाकर जो आपको फाइनल टोटो मिलेगा उसमें स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक नहीं पहुँच पाएंगे। यानी स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए कोई भी पाथ नहीं होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं L1 इंटरसेक्शन L2 आपका फाई होगा। यानी अगर आपका ये स्टार्टिंग स्टेट होगी तो उस केस में आपको कोई भी कॉमन सफिक्स यहाँ पर नहीं मिल रहा है। लेट से फिर आपने इसको स्टार्टिंग स्टेट बनाया, अगर आपने ये वाली स्टेट को स्टार्टिंग स्टेट बनाया और फिर आप L1 इंटरसेक्शन L2 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि कॉमन मशीन में आपकी 2 स्ट्रिंग कॉमन होंगी, ए बी और ए बी ए। यानी अगर आप इसको स्टार्टिंग स्टेट बनाते हैं
और फिर इसको L1 इंटरसेक्शन L2 करते हैं, तो अब L1 इंटरसेक्शन L2 आपका फाई नहीं होगा। अब L1 इंटरसेक्शन L2 आपका फाई नहीं होगा, क्योंकि अब स्ट्रिंग AB और स्ट्रिंग ABA के लिए आपका स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट के लिए इस मशीन में पाथ एग्जिस्ट करता होगा। स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट के लिए L1 इंटरसेक्शन L2 वाली मशीन में आपका पाथ एग्जिस्ट करता होगा, या प्रोडक्ट ऑटोमेटा वाली मशीन में पाथ एग्जिस्ट करता होगा। इसका मतलब आपको ये कॉमन सफिक्स y मिल गया है, ये कॉमन सफिक्स y मिल गया। तो इस कॉमन सफिक्स y को आप उड़ा दीजिए और रिमेनिंग पार्ट को रख लीजिए। तो रिमेनिंग पार्ट को कैसे रख पाएंगे, आप सिंपली इस स्टेट को फाइनल कर दीजिए। इस स्टेट को फाइनल कर देंगे तो देखिए क्या एक्सेप्ट हो रहा है, आपका स्मॉल a एक्सेप्ट हो रहा है, स्मॉल a एक्सेप्ट हो रहा है। यानी देखिए आपने यहाँ पर क्या किया था, ए बी को उड़ा दिया और ए बी ए को उड़ा दिया। तो ऐसा कहाँ हो रहा है, देखिए ऐसा यहाँ पर हो रहा है, ए बी को उड़ा दिया, ए बी को आपने यहाँ पर उड़ा दिया, और देखिए ए बी ए में, देखिए ए बी ए में आपने ए बी ए को उड़ा दिया। यानी इसमें से अगर आप ए बी ए को उड़ा दें, इसमें से अगर आप ए बी को उड़ा दें, तो आपको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो वो कैसे मिल रहा है, वो यहाँ पर इस तरीके से मिल रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ए बी उड़ा है आपका और ए बी ए उड़ा है, ए बी उड़ा है और ए बी ए उड़ा है। तो देखिए यहाँ पर ए बी उड़ा है और ए बी ए उड़ा है। तो उड़ने के बाद आपका क्या बचा है यहाँ पर, यानी सफिक्स हटाने के बाद आपका क्या बचा है, स्मॉल ए बचा है। तो स्मॉल ए आपका इस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ये आपका मैच कर जा रहा है। तो आप इस स्टेट को फाइनल कर देंगे। फिर लेट से आपने इस स्टेट को स्टार्टिंग बनाया, अब देखिए फिर से बताइए कोई स्ट्रिंग मैच की, आपका फिर से कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पर मैच नहीं करेगी। आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप इस L1 इंटरसेक्शन L2 को कैलकुलेट करेंगे तो L1 इंटरसेक्शन L2 इस केस में आपका फाई आएगा। यानी स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए आपका कोई भी पाथ वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं। अब लेट से अगर आप इस स्टेट को स्टार्टिंग बना देते हैं, अगर आप इस वाली स्टेट को स्टार्टिंग बना देते हैं, तो देखिए फिर आपका एक स्ट्रिंग मैच कर जाएगी ए बी, एक स्ट्रिंग मैच कर गई ए बी। यानी L1 इंटरसेक्शन L2 करने पर अब आपका जो रिजल्ट होगा वो फाई नहीं होगा, क्योंकि L1 इंटरसेक्शन L2 निकालने पर, प्रोडक्ट ऑटो थ्योरम लगा करके L1 इंटरसेक्शन L2 निकालने पर जो आपका मशीन बनेगी, उस मशीन में स्ट्रिंग ए बी के लिए आपका एक स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट के लिए पाथ एग्जिस्ट करता होगा। इसका मतलब L1 इंटरसेक्शन L2 आपका फाई के इक्वल नहीं होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सफिक्स मैच कर गया है, ये सफिक्स मैच कर गया। और ये सफिक्स y क्या है आपका, सफिक्स y है आपका यहाँ पर ए बी, सफिक्स y मैच कर गया ए बी। तो आप इस वाली स्टेट को यहाँ पर फाइनल बना देंगे। देखिए जिस स्टेट पर आप खड़े हुए हैं, जिस स्टेट से आपने स्टार्ट किया है, उसको आप फाइनल बना देंगे। तो किस स्टेट पर आप हैं, आप हैं इस वाली स्टेट पर, तो आप इस स्टेट को फाइनल बना देंगे, क्योंकि इसके बाद ए बी को आपको उड़ाना है। देखिए ए बी आपका मैच कर गया, तो ए बी आपको उड़ाना है। तो ये आपका कहाँ होगा, देखिए मैच क्या किया है आपका, ए बी मैच किया है। तो देखिए यहाँ पर आप ए बी को उड़ा देंगे, ए बी को उड़ा देंगे। ए बी को उड़ाने के बाद आपका क्या एक्सेप्ट होना चाहिए, ए बी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो देखिए ए बी को उड़ाने के बाद आपका ए बी यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है ना। इस ए बी को आपको उड़ाना है, क्योंकि ए बी मैच हो गया है, सफिक्स वाई आपका यहाँ पर मैच हो गया है। तो ए बी को आप उड़ाइए, ए बी को उड़ाने के बाद आपका ए बी एक्सेप्ट होना चाहिए, ए बी आपका एक्सेप्ट होना चाहिए, इसलिए हमने इस स्टेट को फाइनल बना दिया। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि ए बी को आप उड़ा दीजिए राइट हैंड साइड से, तो ए बी आपका यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है। अब क्या कीजिए आप इस स्टेट को स्टार्टिंग बनाइए। इस स्टेट को स्टार्टिंग बनाएंगे, देन फिर आपका यहाँ पर प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगाने पर आपको फाई मिलेगा। अगर आप इस स्टेट को स्टार्टिंग बनाएंगे तो फिर से प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगाने पर आपको फाई मिलेगा। इस स्टेट को स्टार्टिंग बनाएंगे तो फिर से प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगाने पर फाई मिलेगा। सारी स्टेट्स आपकी कवर हो चुकी है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं थ्योरम्स आपका कंप्लीट है। ये आपको डीएफए मिल चुका है L1 राइट क्वोशिएंट L2 के लिए। L1 राइट क्वोशिएंट L2 में देखिए क्या स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, स्ट्रिंग स्मॉल ए एक्सेप्ट हो रही है और स्ट्रिंग ए बी आपका एक्सेप्ट हो रहा है। देखिए स्मॉल ए एक्सेप्ट हो गया और ए बी आपका एक्सेप्ट हो जा रहा है। तो ये आपको डीएफए मिला है L1 राइट क्वोशिएंट L2 के लिए, जिसमें कि आपका ए और ए बी एक्सेप्ट हो रहा है। और ये थ्योरम अप्लाई करके आप L1 राइट क्वोशिएंट L2 निकाल सकते हैं। अब चूंकि आपको L1 राइट क्वोशिएंट L2 के लिए एक फाइनल ऑटोमेटा मिल चुका है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि L1 राइट क्वोशिएंट L2 भी आपका एक रेगुलर लैंग्वेज होगा। यानी आप यहाँ पर ऐसा क्लेम कर सकते हैं, फैमिली ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर राइट क्वोशिएंट ऑपरेशन, ठीक है ना। यानी ये L1 राइट क्वोशिएंट L2 भी आपका रेगुलर लैंग्वेज होगा। अगर L1 एक रेगुलर लैंग्वेज है, L2 एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो L1 राइट क्वोशिएंट L2 भी आपका एक रेगुलर लैंग्वेज होगा, क्योंकि L1 राइट क्वोशिएंट L2 के लिए आपको ये फाइनाइट ऑटोमेटा इस तरीके से मिल जा रहा है। तो ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, आपका ए और ए बी को एक्सेप्ट कर रहा है। डिस्कस करते हैं डिसाइडेबिलिटी प्रॉपर्टीज, लैंग्वेजेस की डिसाइडेबिलिटी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये है आपका रेगुलर लैंग्वेज, ये है आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये है आपका रिकर्सिव लैंग्वेज और ये है आपका रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज। तो इनकी कुछ डिसाइडेबल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं।
देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि डिसाइडेबिलिटी का क्या मतलब होता है। डिसाइडेबिलिटी का मतलब है कि आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए डिसाइडेबिलिटी का मतलब ये है यहाँ पर कि उस प्रॉब्लम के लिए आपका एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है। जैसे कि देखिए ये आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये आपका मेंबरशिप प्रॉब्लम है, एम्प्टीनेस प्रॉब्लम है, इक्विवेलेंस प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रॉब्लम्स आपका लिखा हुआ है। तो डिसाइडेबिलिटी से यहाँ पर मेरा मतलब है कि वेदर देयर एग्जिस्ट ए एल्गोरिथम फॉर दैट प्रॉब्लम। अगर एक प्रॉब्लम के लिए एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता होगा तो वो प्रॉब्लम आपका डिसाइडेबल हो जाएगी। तो डिसाइडेबिलिटी से मतलब क्या, डिसाइडेबिलिटी से यहाँ पर मेरा मतलब है कि उस प्रॉब्लम के लिए आपके पास एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप उस प्रॉब्लम पर उस एल्गोरिथम को लगा देंगे तो आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता लग जाएगा। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम वो एल्गोरिथम आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगी, ठीक है ना। तो डिसाइडेबिलिटी का मतलब है देयर एग्जिस्ट ए एल्गोरिथम फॉर डिटरमाइनिंग दैट प्रॉब्लम। डिसाइडेबिलिटी से यहाँ पर मेरा मतलब है देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम फॉर डिटरमाइनिंग दैट प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता होगा तो हमने यहाँ पर टिक लगा रखा है। तो टिक का मतलब है कि उस प्रॉब्लम के लिए आपके पास एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है। और क्रॉस का मतलब है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई एल्गोरिथम नहीं है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है। और अनडिसाइडेबिलिटी से मेरा मतलब है कि उस प्रॉब्लम के लिए आपका कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम बोलेंगे कि वो प्रॉब्लम आपका अनडिसाइडेबल है क्योंकि उस प्रॉब्लम के लिए आपका कोई भी एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका मेंबरशिप। फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका मेंबरशिप। तो ये मेंबरशिप वाला फर्स्ट प्रॉब्लम है। देखिए मेंबरशिप क्या होता है, मेंबरशिप आपको पता ही होगा। आप एक स्ट्रिंग चूज कर रहे हैं W, और स्ट्रिंग आप कहाँ से चूज करेंगे, स्ट्रिंग आप चूज करेंगे सिग्मा स्टार से। लेट से सिग्मा है आपका A, B, अल्फाबेट है आपका A, B। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सिग्मा स्टार आपका हो जाएगा A+B क्लोजर, यानी जो आप स्ट्रिंग चूज करेंगे वो चूज करेंगे सिग्मा स्टार से या A+B क्लोजर से, ठीक है ना। और आपके पास एक मशीन होगी, तो विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम आप एबल होना चाहिए कि ये जो स्ट्रिंग आपने ली है W, ये इस मशीन की लैंग्वेज को बिलोंग करती है या इस मशीन की लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती है, ठीक है ना। W बिलोंग्स टू LM का क्या मतलब है, W बिलोंग्स टू LM का मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग आपने जो चूज की है ये उस मशीन की लैंग्वेज को बिलोंग करती है या इस स्ट्रिंग को ये मशीन एक्सेप्ट करेगा। एंड W डज नॉट बिलोंग्स टू LM का मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग W इस मशीन की लैंग्वेज में नहीं है। W डज नॉट बिलोंग टू लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन, और आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस स्ट्रिंग W को ये मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। ये वो स्ट्रिंग्स है जिसको कि ये मशीन एक्सेप्ट करेगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ये वो स्ट्रिंग्स हैं जो कि इस मशीन की लैंग्वेज में होंगी, और ये वो स्ट्रिंग्स हैं जो कि इस मशीन की लैंग्वेज में नहीं होंगी। तो मेंबरशिप में आपको ये दोनों ही चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। अगर आप केवल ये फर्स्ट कंडीशन को देख करके आप मेंबरशिप को यहाँ पर नहीं बता सकते, ठीक है ना। अगर आपको मेंबरशिप को बताना है तो आपको ये दोनों कंडीशंस का आंसर आपको पता होना चाहिए। आपके पास एक मशीन है, आपने कोई भी एक आर्बिट्री स्ट्रिंग पिक की। अब वो स्ट्रिंग इस मशीन की लैंग्वेज में है या वो स्ट्रिंग इस मशीन की लैंग्वेज में नहीं है। अगर आप ये दोनों केसेस बता पा रहे हैं तब आप बोलेंगे कि वो जो है, तब आप वहां पर बोल पाएंगे कि आपके यहाँ पर मेंबरशिप एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है। यानी आपके पास एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसकी हेल्प से आप ये बता पा रहे हैं कि ये वेदर ए गिवन स्ट्रिंग बिलोंग टू लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन और डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन। तो उस एल्गोरिथम की हेल्प से अगर आप ये चीज बता पा रहे हैं तो आप बोलेंगे कि आपका जो मेंबरशिप की प्रॉब्लम है वो डिसाइडेबल है। और अगर आपके पास इसको बताने के लिए कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप बोलेंगे कि आपका वो फिर अनडिसाइडेबल हो जाएगा। ये जो आंसर है ये आपका विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम पर आना चाहिए, यानी एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको ये आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ मशीन के क्या हो जाएगा, लैंग्वेज ऑफ मशीन हो जाएगा वो सारी स्ट्रिंग जिसको कि ये मशीन एक्सेप्ट कर रही होगी, ठीक है ना। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसके अलावा जो भी स्ट्रिंग्स होगी उसको ये रिजेक्ट कर रही होगी, ठीक है ना। तो ये क्लेम अगर हम कर रहे हैं कि आपको LM पता है, इसका मतलब क्या, आपको वो सारी स्ट्रिंग्स पता है जिसको कि ये मशीन एक्सेप्ट कर रही है। तो इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको वो सारी स्ट्रिंग्स भी पता है जो कि इस मशीन की लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगी।
अगर लेट से आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपको फर्स्ट चीज़ पता है, तो फर्स्ट चीज़ पता होने का मतलब क्या है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको मशीन की लैंग्वेज पता है। मशीन की लैंग्वेज का पता होने का मतलब ये है कि आपको वो सारे स्ट्रिंग्स पता है जो कि आपका इस मशीन की लैंग्वेज को बिलोंग कर रही होगी। तो इनडायरेक्टली आपने ये बोला है कि आपको वो सारी स्ट्रिंग्स भी पता होंगी जो कि उस मशीन की लैंग्वेज में नहीं होंगी, क्योंकि आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। देखिए वो सारी स्ट्रिंग्स जो कि इस मशीन के लैंग्वेज में हैं, उन स्ट्रिंग्स को छोड़ करके जो रिमेनिंग स्ट्रिंग्स होंगी वो यहाँ आ जाएंगी, क्योंकि एक स्ट्रिंग या तो इसकी लैंग्वेज में होगी, इस मशीन की लैंग्वेज में होगी, या इस मशीन की लैंग्वेज में नहीं होगी। ये दो ही केस हो सकते हैं, या तो वो स्ट्रिंग मशीन की लैंग्वेज में होगी या वो स्ट्रिंग्स मशीन की लैंग्वेज में नहीं होगी। तो अगर आप ये फर्स्ट बता पा रहे हैं, इसका मतलब अगर आपको मशीन की लैंग्वेज पता है, आपको वो सारी स्ट्रिंग्स पता है जो कि उस मशीन की लैंग्वेज में है, तो इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हैं कि आपको वो सारी स्ट्रिंग्स भी पता है जो कि उस मशीन की लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि उन सारी स्ट्रिंग्स को अगर आप छोड़ देंगे तो आपको वो सारी स्ट्रिंग्स पता लग जाएंगी जो कि उस मशीन की लैंग्वेज में नहीं होंगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेंबरशिप के लिए आपको ये दोनों ही कंडीशंस पता होना चाहिए और ये दोनों ही आंसर्स आपका आना चाहिए विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। तो देखिए ये हमने यहाँ पर टिक लगाया हुआ है, रेगुलर के केस में टिक लगाया हुआ है, क्योंकि रेगुलर के केस में आप ये मेंबरशिप की प्रॉब्लम जो है वो डिसाइडेबल है। रेगुलर लैंग्वेज के केस में मेंबरशिप वाली प्रॉब्लम डिसाइडेबल है। तो देखिए किस तरीके से डिसाइडेबल है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और ठीक है ना, अगर एल एक रेगुलर लैंग्वेज है तो इसके लिए आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और फिर उस रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि जो आपका स्ट्रिंग है वो उसका लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि लेट से आपका जो लैंग्वेज है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन है ए क्लोजर। आपके पास एक रेगुलर लैंग्वेज है और उसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो है ए क्लोजर। तो आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्लोजर एंड ए बिलोंग्स टू ए क्लोजर। ठीक है ना, तो ये दोनों ही चीज़ें आप विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम आप ये बता सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेंबरशिप की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर डिसाइडेबल होगी, क्योंकि आपके पास ये एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए, जो कि एक विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको आंसर दे रहा है। तो या तो आप यहाँ पर ये रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से इसको बता सकते हैं, या फिर आप ग्रामर की हेल्प से भी बता सकते हैं। आप एक ग्रामर की हेल्प से भी बता सकते हैं। देखिए अगर एक रेगुलर लैंग्वेज होगी तो उसके लिए एक रेगुलर ग्रामर एग्जिस्ट करती होगी। अगर एल एक रेगुलर लैंग्वेज है तो उसके लिए एक ग्रामर एग्जिस्ट करती होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर डब्ल्यू जो है वो इस मशीन की लैंग्वेज का पार्ट है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो उसकी ग्रामर की लैंग्वेज में भी होगी। ठीक है ना, और अगर W उस मशीन की लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि W जो है उस ग्रामर की लैंग्वेज में भी नहीं होगी। तो ग्रामर की हेल्प से भी आप यहाँ पर मेंबरशिप को चेक कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर डिसाइडेबल लगाया हुआ है। आप इस एल्गोरिथम को भी यूज कर सकते हैं मेंबरशिप के लिए इन केस ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है ना, तो ग्रामर की हेल्प से भी आप ये चेक कर सकते हैं विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। एक रेगुलर ग्रामर आपके पास एक गिवन है, एक रेगुलर ग्रामर गिवन है, उसके बेसिस पर आप ये चेक कर सकते हैं कि वेदर गिवन स्ट्रिंग बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर और नॉट। तो इसके बेसिस पर भी आप ये चीज चेक कर सकते हैं, या फिर आप मशीन लेवल पर भी इसको चेक कर सकते हैं। पर आप ऐसा चेक कर सकते हैं। देखिए अगर एल एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो आप इसके लिए एक फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं। अगर एल एक रेगुलर लैंग्वेज है तो आप इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं। तो लेट से आपने इसके लिए डीएफए डिजाइन कर लिया, इस रेगुलर लैंग्वेज के लिए आपने डीएफए डिजाइन कर लिया। अब अगर आप कोई भी रैंडम स्ट्रिंग लेंगे तो आप ये इजीली चेक कर सकते हैं कि वेदर दिस स्ट्रिंग बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस डीएफए और नॉट। क्योंकि अगर इस स्ट्रिंग डब्ल्यू को प्रोसेस करने के बाद डीएफए अगर आपका एक फाइनल स्टेट पर है, तो आप बोलेंगे कि उस स्ट्रिंग को उस डीएफए ने एक्सेप्ट कर लिया। और अगर इस डब्ल्यू को प्रोसेस करने के बाद लेट से डीएफए अगर आपका नॉन फाइनल स्टेट पर है, तो आप बोलेंगे डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस डीएफए। ठीक है ना, तो आपके पास ये एल्गोरिथम है डीएफए एक्सेप्टेंस का यूज करके आप ये बता सकते हैं कि W बिलोंग्स टू LM आपका होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, अगर उस स्ट्रिंग W को ये डीएफए एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो आप बोलेंगे W बिलोंग्स टू LM, और अगर उस स्ट्रिंग W को ये डीएफए रिजेक्ट कर दे रहा है, तो आप बोलेंगे W डज नॉट बिलोंग्स टू LM। और ये दोनों ही केसेस आप जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये दोनों ही आंसर्स आपको विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाएंगे। क्योंकि डीएफए को आप एक स्ट्रिंग देंगे, डीएफए को जब आप एक स्ट्रिंग देंगे तो डीएफए विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करके आपको आंसर यस या नो में दे देगा। यस का मतलब है एक्सेप्ट,
यानी ये फर्स्ट कंडीशन, और नो का मतलब है रिजेक्ट, यानी ये सेकंड कंडीशन। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर आप एक स्ट्रिंग डीएफए को देंगे तो विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम वो डीएफए उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करा करके आपको यस या नो में आंसर दे सकता है। तो यस का मतलब है W बिलोंग्स टू LM, नो का मतलब W डज नॉट बिलोंग्स टू LM। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस मेथड को लगा करके या ये एल्गोरिथम लगा करके आप ये मेंबरशिप की प्रॉब्लम को रेगुलर लैंग्वेज के केस में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा आपके पास, डिसाइडेबल। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम फॉर डिटरमाइनिंग वेदर W बिलोंग्स टू LM और W डज नॉट बिलोंग्स टू LM इन केस ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। और आपका वो मेथड या वो एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ डीएफए। With the help of DFA, we can check whether a string W belongs to LM or W does not belongs to LM within a finite amount of time। अब चेक करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए भी मेंबरशिप प्रॉब्लम आपका डिसाइडेबल है। इसका मतलब यहाँ पर भी आपका एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता होगा जो कि विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम आपको ये आंसर दे देगा। तो देखिए CFL के केस में या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के केस में आपका एल्गोरिथम क्या होगा। CFL के केस में जो आपका मेंबरशिप एल्गोरिथम जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो मेंबरशिप एल्गोरिथम होगा आपका CYK एल्गोरिथम। और ये CYK एल्गोरिथम आपका वर्क करता है ऑर्डर ऑफ n³ टाइम में। ठीक है ना। तो उसकी CYK एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n³, और ये आपका मेंबरशिप एल्गोरिथम को चेक करेगा इस CFL के लिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए। तो देखिए CFL के लिए अगर आप ये मेंबरशिप वाली प्रॉब्लम को चेक कर रहे हैं कि वेदर ए गिवन स्ट्रिंग बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन और नॉट, तो ये जो मेंबरशिप वाली प्रॉब्लम है CFL के केस में देखिए यहाँ पर आपकी क्या क्या एल्गोरिथम एग्जिस्ट कर सकती हैं। फर्स्ट एल्गोरिथम है CYK एल्गोरिथम का यूज करके विद इन ए ऑर्डर ऑफ n³ टाइम आप ये बता सकते हैं कि वेदर ए गिवन स्ट्रिंग W बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन और नॉट। ठीक है ना। लेट्स से ये जो आपकी CFL है ये L है, CFL जो है ये L है, तो आप ये बता सकते हैं वेदर W बिलोंग्स टू L और W डज नॉट बिलोंग्स टू L। ये CYK एल्गोरिथम लगा करके इस ऑर्डर ऑफ n³ टाइम में आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड, आप यहाँ पर ब्रूट फोर्स अप्रोच भी लगा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाएंगे तो ब्रूट फोर्स अप्रोच की जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियल होगी, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं k⁻n होगी। तो ये ब्रूट फोर्स मेथड को हम आपका डिस्कस करेंगे जब आपको हम ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आपका ये मेंबरशिप एल्गोरिथम को हम डिस्कस करेंगे कि ब्रूट फोर्स के केस में आपको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी वो ऑर्डर ऑफ k⁻n या एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी, जहां पर k क्या है, k आपका कांस्टेंट है। अगर आप यहाँ पर ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाएंगे तो ब्रूट फोर्स पार्सिंग आपका जो अप्रोच या ब्रूट फोर्स मेंबरशिप अगर आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, मेंबरशिप के लिए अगर आप यहाँ पर ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करेंगे तो फिर आपको ये ऑर्डर ऑफ k⁻n यानी एक्सपोनेंशियल टाइम में आपको ये बताएगी कि वेदर ए गिवन स्ट्रिंग इज मेंबर ऑफ दिस लैंग्वेज और नॉट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम आपको आंसर मिल जा रहा है। यहाँ पर वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n³, और यहाँ पर वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ k⁻n। देखिए ये टाइम एक्सपोनेंशियल है, ये टाइम क्यूबिक है, लेकिन ये टाइम चूंकि आपका एक्सपोनेंशियल है, आपका ये क्या हो जाएगा, np हो जाएगा, ये आपका np हो जाएगा। ठीक है ना। टाइम जो है वो np में है क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, लेकिन फिर भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये फाइनाइट है। आपने इसको टाइम को बाउंड कर रखा है कि इतने टाइम के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। आपने टाइम को बाउंड कर रखा है कि इतने टाइम के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। हालांकि ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी ये फाइनाइट है क्योंकि आप इसको बाउंड कर पा रहे हैं कि इतने टाइम के बाद आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे CFL के केस में, अगर मेंबरशिप में अगर आप यूज़ कर रहे हैं ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम को, तो वो ऑर्डर ऑफ k⁻n या एक्सपोनेंशियल टाइम में आपको बता देगी कि वेदर ए गिवन स्ट्रिंग बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज L और नॉट। आपको हम यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आपकी लैंग्वेज DCFL है, तो DCFL में आपका लीनियर टाइम पार्सिंग एल्गोरिथम पॉसिबल है। यानी DCFL के लिए आपका जो मेंबरशिप एल्गोरिथम होगी उसका टाइम केवल और केवल ऑर्डर ऑफ n लगेगा। ठीक है ना। तो जो DCFL लैंग्वेज है उनके वो आपका लीनियर टाइम पार्सेबल एल्गोरिथम होती है। DCFL जो लैंग्वेज है वो आपका लीनियर टाइम पार्सेबल एल्गोरिथम है। यानी DCFL के केस में अगर आप इस मेंबरशिप की प्रॉब्लम को चेक कर रहे हैं, इन दो केसेस को चेक कर रहे हैं, तो विद इन ए दिस फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, विद इन ऑर्डर ऑफ n टाइम आप ये बता पाएंगे कि आपका जो आंसर है वो क्या होगा।
यानी वेदर W बिलोंग्स टू L और W डज नॉट बिलोंग्स टू L, ये आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम में यहाँ पर बता सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि DCFL के केस में लीनियर टाइम पार्सिंग पॉसिबल होने की वजह से मेंबरशिप जो प्रॉब्लम है वो आपका यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन टाइम में हो जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपका टाइम को आप बाउंड कर पा रहे हैं, यानी ये टाइम आपका क्या लग रहा है, फाइनाइट लग रहा है। तो आपके पास एल्गोरिथम है जो कि विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में ये मेंबरशिप को सॉल्व कर पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम CFL के केस में क्या हो जाएगी, आपका डिसाइडेबल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर टिक लगाया हुआ है। कि ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि DCFL लैंग्वेज के केस में आपका जो पार्सर आप बनाएंगे, LR पार्सर बनाएंगे, और LR पार्सर आपका लीनियर टाइम पार्सेबल होता है। देखिए LL पार्सर भी ऑर्डर ऑफ n में पार्स करता है, LR पार्सर भी ऑर्डर ऑफ n में पार्स करता है। तो LL LR दोनों ही आपके ऑर्डर ऑफ n टाइम में पार्स करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि DCFL आपका ऑर्डर ऑफ n टाइम में पार्स हो जाएगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो CFL के केस में ये हमने दो एल्गोरिथम देखी जो कि आपका फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में आंसर दे रही है, और इनको हम डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जब आपका हम एक्सप्लेन करेंगे, तब इस चीज़ को इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिकर्सिव लैंग्वेज को। तो देखिए रिकर्सिव लैंग्वेज के केस में आप जो मशीन यूज़ करेंगे उस मशीन को बोलते हैं होल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। यानी रिकर्सिव लैंग्वेज के केस में जिस मशीन को आप यूज़ करेंगे उस मशीन को हम बोलेंगे होल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। यानी यहाँ पर मशीन हो जाएगा आपका होल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है। ये जो ट्यूरिंग मशीन होगी ये होल्ट करेगी सभी केसेस में। देखिए ट्यूरिंग मशीन आपका हैंग भी हो सकती है। जब हम आपको ट्यूरिंग मशीन पढ़ाएंगे तब वहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि ट्यूरिंग मशीन आपका हैंग भी हो सकती है, लेकिन ये जो स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूरिंग मशीन है होल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, ये आपका कभी भी हैंग नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये सभी केसेस में आपका होल्ट होगी। आप इस होल्टिंग ट्यूरिंग मशीन को कोई भी आउटपुट दीजिए, कोई भी स्ट्रिंग चूज कर लीजिए सिग्मा स्टार से, ये सभी स्ट्रिंग्स के लिए होल्ड करेगी। अब ये अलग बात है कि ये अगर फाइनल पर होल्ड करेगी तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर ये नॉन फाइनल पर होल्ड करेगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन W बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर एवरी स्ट्रिंग ये जो होल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है ये आपका होल्ड करेगी। अब अगर ये फाइनल पर होल्ड कर रही है, फाइनल स्टेट पर होल्ड कर रही है, तो आपका W बिलोंग्स टू LM हो जाएगा। अगर नॉन फाइनल पर होल्ड कर रही है तो W डज नॉट बिलोंग्स टू LM हो जाएगा। लेकिन आपकी ये सभी स्ट्रिंग्स के लिए होल्ड करेगी, हैंग ये नहीं कर सकती। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका आंसर यहाँ पर डेफिनेटली आएगा, और वो आंसर आपका जैसे ही होल्टिंग ट्यूरिंग मशीन उस स्ट्रिंग को प्रोसेस कर देगी उसके तुरंत बाद आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ही होल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होल्ड होगी आपको तुरंत पता लग जाएगा, अगर फाइनल पर होल्ड हुई है तो फर्स्ट कंडीशन, नॉन फाइनल पर होल्ड हुई है तो सेकंड कंडीशन। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस एल्गोरिथम को अगर आप यूज करें इस मेंबरशिप को चेक करने में, तो रिकर्सिव के लिए भी आपके पास ये एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है। क्या कीजिए, स्ट्रिंग चूज कीजिए, सीधे दे दीजिए होल्टिंग ट्यूरिंग मशीन को। अगर होल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होल्ड हो जा रही है फाइनल स्टेट पर, देन फर्स्ट कंडीशन, होल्ट हो रही है नॉन फाइनल स्टेट पर, देन सेकंड कंडीशन। ठीक है ना। तो आपके पास एल्गोरिथम है जो कि विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम आपको आंसर दे रहा है, इसलिए रिकर्सिव के केस में ये जो मेंबरशिप प्रॉब्लम है ये आपका डिसाइडेबल है, इसलिए हमने यहाँ पर टिक लगाया हुआ है। तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जब रिकर्सिव लैंग्वेज बताएंगे तब इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इसीलिए देखिए हम वहाँ पर आगे आपको ये बताएंगे कि होल्टिंग ट्यूरिंग मशीन की जो पावर होती है वो कम होती है ट्यूरिंग मशीन से। देखिए ट्यूरिंग मशीन की पावर ज़्यादा होती है और होल्टिंग ट्यूरिंग मशीन की पावर उससे कम होती है। कम क्यों हो रही है? कम इसलिए हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि ये आपका हैंग नहीं हो सकती है, ये आपका सभी इनपुट्स के लिए होल्ड होगी। अब सभी इनपुट्स के लिए आप इसको होल्ड करा रहे हैं, देन डेफिनेटली इसकी पावर कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ इनपुट्स के लिए आपका हैंग भी हो सकती है। तो ट्यूरिंग मशीन हैंग भी हो सकती है, ये आपका केवल और केवल होल्ड होगी, इसलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी पावर कुछ रिड्यूस हो जाएगी। और जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी उस लैंग्वेज को हम बोलेंगे REC, और ये ट्यूरिंग मशीन जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है उसको हम बोलेंगे रिकर्सिव एनुमरेबल। तो ये हो जाएगा REC लैंग्वेज, ये हो जाएगा रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज, और इस कॉन्सेप्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर आप ऐसा बोल सकते हैं इन केस ऑफ रिकर्सिव ये होल्टिंग ट्यूरिंग मशीन आप यूज करेंगे जो कि सभी स्ट्रिंग्स के लिए होल्ड करेगा, तो आप इन दोनों आउटकम्स को बता सकते हैं विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, तो इसलिए आपका ये प्रॉब्लम डिसाइडेबल हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं रिकर्सिव एनुमरेबल को। तो रिकर्सिव एनुमरेबल के केस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ मेंबरशिप पर क्रॉस लगाया हुआ है, तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है रिकर्सिव एनुमरेबल के केस में, ये जो मेंबरशिप की प्रॉब्लम है ये सेमी डिसाइडेबल है। चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेमी डिसाइडेबल।
SD का मतलब है सेमी डिसाइडेबल, यानी मेंबरशिप की प्रॉब्लम रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज के केस में सेमी डिसाइडेबल होती है। तो सेमी डिसाइडेबल इसलिए होती है क्योंकि आप सिर्फ इस फर्स्ट पार्ट को ही यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, इस सेकंड पार्ट को डिसाइड करने के लिए आपके पास कोई एल्गोरिथम ही नहीं है। क्यों नहीं है, इस चीज को अब हम डिस्कस करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट हम आगे फिर डिस्कस करेंगे जब आपका इन लैंग्वेज को हम पढ़ाएंगे। तो अभी आप एक ओवरव्यू ले लीजिए, बाकी आपके ये सारे कॉन्सेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपका जो मशीन वर्क करती है उसको हम बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन, यानी मशीन आपका हो जाएगा यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन। अब ये ट्यूरिंग मशीन आपका होल्ट भी हो सकती है और हैंग भी हो सकती है। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ इनपुट्स के लिए आपका ये ट्यूरिंग मशीन होल्ट, कुछ इनपुट्स के लिए ये ट्यूरिंग मशीन आपका हैंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप दो केसेस बना सकते हैं। एंड लेट से जो एल है आपका लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन एम, W belongs to language of this machine M, W belongs to language of this machine M। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, for all string belongs to language of this machine M, Turing machine आपका always holds, Turing machine always holds on final state। ठीक है ना। अगर आप ऐसा बोल सकते हैं कि उन सभी स्ट्रिंग्स के लिए जो कि इस मशीन की लैंग्वेज में होंगी, वो सभी स्ट्रिंग्स जो कि इस मशीन की लैंग्वेज में होंगी, उन सभी स्ट्रिंग्स के लिए ये ट्यूरिंग मशीन आपका ऑलवेज होल्ड करेगी ऑन फाइनल स्टेट पर आपका ये ट्यूरिंग मशीन होल्ड करेगी। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम स्ट्रिंग, देखिए यहाँ पर हमने फॉर ऑल नहीं लगाया क्योंकि सभी के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, सभी स्ट्रिंग्स के लिए ऐसा हो ऐसा यहाँ पर जरूरी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं देयर एग्जिस्ट सम स्ट्रिंग के लिए ऐसा हो सकता है। फॉर सम स्ट्रिंग हु डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन एम क्या है आपका ट्यूरिंग मशीन, देयर एग्जिस्ट सम स्ट्रिंग दैट डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन एम, ट्यूरिंग मशीन कैन हैंग। तो ट्यूरिंग मशीन आपका हैंग भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ स्ट्रिंग्स यहाँ पर हो सकती है जो कि अगर इसकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स भी हो सकती है जो कि अगर इसकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है तो वहाँ पर आपका ट्यूरिंग मशीन हैंग भी हो सकती है। देखिए हमने फॉर ऑल नहीं लगाया है, फॉर ऑल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने ये नहीं बोला है कि वो सारी स्ट्रिंग्स जो कि इसकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगी वहाँ पर ये हैंग होगी, ठीक है ना। हमने ऐसा नहीं बोला है कि वो सारी स्ट्रिंग्स जो कि इसकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है उन पर ये ट्यूरिंग मशीन आपका हैंग होगी, ये हमने नहीं बोला है। यानी कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं जो कि इसका लैंग्वेज का पार्ट नहीं है और वहाँ पर ये ट्यूरिंग मशीन आपका हैंग। देखिए आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि वो सारी स्ट्रिंग्स जो कि इसका लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, वो सारी स्ट्रिंग जो इस ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, उनको आप दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हो जाएगा कि उनमें से कुछ स्ट्रिंग्स के लिए देखिए वो सारी स्ट्रिंग्स जो कि इसकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है उसमें आपकी दो केसेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। उसमें से कुछ स्ट्रिंग्स के लिए ये ट्यूरिंग मशीन जो होगी आपका वो हैंग हो सकती है और कुछ स्ट्रिंग्स के लिए, उनमें से कुछ स्ट्रिंग्स के लिए सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं, उनमें से कुछ स्ट्रिंग्स के लिए ये ट्यूरिंग मशीन आपका होल्ड करेगी नॉन फाइनल स्टेट पर। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, चूंकि ट्यूरिंग मशीन आपका नॉन फाइनल स्टेट पर होल्ड कर रही है इसलिए वो रिजेक्ट कर जाएगा। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, एक्सेप्टेशन का यहाँ पर केवल एक मेथड है। ट्यूरिंग मशीन एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कब करेगी, ट्यूरिंग मशीन एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट तब करेगी जब ट्यूरिंग मशीन होल्ड करेगी फाइनल स्टेट पर। और ट्यूरिंग मशीन एक स्ट्रिंग को रिजेक्ट कब कर रही है, ट्यूरिंग मशीन एक स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रही है इन दो केसेस में, या तो ट्यूरिंग मशीन हैंग हो जाए या तो ट्यूरिंग मशीन उस स्ट्रिंग पर हैंग हो जाए। तो आप बोलेंगे कि वो स्ट्रिंग उस मशीन की लैंग्वेज में नहीं है, वो स्ट्रिंग उस मशीन की लैंग्वेज में नहीं है। तो वहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ट्यूरिंग मशीन आपका हैंग हो जाती है किसी स्ट्रिंग W के लिए, अगर ट्यूरिंग मशीन आपका हैंग हो गई तो आप बोलेंगे कि वो स्ट्रिंग जो है उस ट्यूरिंग मशीन ने रिजेक्ट कर दिया या वो स्ट्रिंग उस ट्यूरिंग मशीन के लैंग्वेज में नहीं होगी। या फिर अगर ट्यूरिंग मशीन आपका होल्ड हो जा रही है नॉन फाइनल स्टेट पर, अगर ट्यूरिंग मशीन उस स्ट्रिंग के लिए होल्ड हो जा रही है नॉन फाइनल स्टेट पर, तब भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस स्ट्रिंग को उस ट्यूरिंग मशीन ने रिजेक्ट कर दिया या वो स्ट्रिंग उस ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज में बिलोंग नहीं करती है, यानी वो स्ट्रिंग उस ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज का पार्ट नहीं है।
तो एक्सेप्टेंस का यहाँ पर केवल एक केस है, होल्ड होना फाइनल स्टेट पर, और रिजेक्ट करने के आपके दो केस हैं, या तो ट्यूरिंग मशीन हैंग हो जाए तब भी स्ट्रिंग रिजेक्टेड, या ट्यूरिंग मशीन होल्ड हो नॉन फाइनल स्टेट पर तब भी आपका रिजेक्टेड। अब देखिए, आपने ट्यूरिंग मशीन को एक स्ट्रिंग दी, आपने एक ट्यूरिंग मशीन को एक स्ट्रिंग दी, अब लेट से वो आपका होल्ड कर रही है फाइनल स्टेट पर, लेकिन कितने समय के बाद होल्ड करेगी? तो क्या आप वो बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने समय के बाद वो ट्यूरिंग मशीन होल्ड करेगी फाइनल स्टेट पर? ये आप नहीं बता सकते। ये आपका डिपेंड करता है कि ट्यूरिंग मशीन किस तरीके से कंप्यूटेशन कर रही है और वो स्ट्रिंग कितनी बड़ी है। हो सकता है कि किसी स्ट्रिंग को प्रोसेस करने में ट्यूरिंग मशीन को बहुत ज़्यादा समय लग जाए। लेट से कि एक ऐसी स्ट्रिंग आपने ट्यूरिंग मशीन को दी है जिसको कि वो लेट से 1 मिनट के बाद आपका प्रोसेस करने के बाद अगर फाइनल स्टेट पर होल्ड हो जा रही है, तो आप बोलेंगे कि उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया। या लेट से आप कोई एक ऐसी स्ट्रिंग ट्यूरिंग मशीन को दे रहे हैं जो कि ट्यूरिंग मशीन 1 घंटे के बाद आपका प्रोसेस करके बता रही है, या 1 घंटे के बाद आपका उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद होल्ड हो रही है फाइनल स्टेट पर, तो आप बोलेंगे कि उस स्ट्रिंग को उस ट्यूरिंग मशीन ने एक्सेप्ट कर लिया। या ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्यूरिंग मशीन को एक स्ट्रिंग दे और वो 1 साल के बाद आपका होल्ड करे एक फाइनल स्टेट पर, और 1 साल बाद आप ये बता पाए कि वो स्ट्रिंग जो है उस ट्यूरिंग मशीन में वो स्ट्रिंग उस ट्यूरिंग मशीन ने वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लिया। या ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसी स्ट्रिंग ट्यूरिंग मशीन को दे जिसको कि वो 1 करोड़ साल के बाद प्रोसेस करने के बाद आपको ये बताए, या 1 करोड़ साल बाद वो होल्ड हो फाइनल स्टेट पर और आपको ये बताए कि वो जो स्ट्रिंग है वो उसको उस ट्यूरिंग मशीन ने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक स्ट्रिंग को प्रोसेस करने में ट्यूरिंग मशीन को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, या ट्यूरिंग मशीन को बहुत कम टाइम में भी एक स्ट्रिंग को प्रोसेस कर सकती है। यानी यहाँ पर टाइम आपका फाइनाइट तो होगा, इनफाइनाइट टाइम नहीं होगा, लेकिन वो फाइनाइट टाइम की रेंज बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक है ना, वो जो फाइनाइट टाइम जिसपे कि आपका ये ट्यूरिंग मशीन होल्ड होगी फाइनल स्टेट पर, देखिए ट्यूरिंग मशीन आपका होल्ड करेगी फाइनल स्टेट पर, और ये काम होने में आपको एक फाइनाइट टाइम लगेगा, लेकिन वो फाइनाइट टाइम आपका कुछ भी हो सकता है। वो फाइनाइट टाइम आपका 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, 1 करोड़ ईयर भी हो सकता है। ठीक है ना, आप देखिए उसी तरीके से ये जो यहाँ पर जो ट्यूरिंग मशीन जो आपका होल्ड हो रही है नॉन फाइनल स्टेट पर, ये आपको फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद पता लग जाएगा। आपने एक स्ट्रिंग ट्यूरिंग मशीन को दी, ट्यूरिंग मशीन होल्ड हो गई नॉन फाइनल स्टेट पर, इसका मतलब ऐसा बोलेंगे कि उस ट्यूरिंग मशीन ने उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये जो होल्ड हो रही है नॉन फाइनल स्टेट पर, ये टाइम आपको फाइनाइट होगा, लेकिन वो फाइनाइट टाइम भी यहाँ पर वेरी कर सकता है। हो सकता है कि किसी स्ट्रिंग के लिए ये होल्ड कर रही है नॉन फाइनल स्टेट पर बहुत कम समय में, या फिर किसी स्ट्रिंग के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबे समय के बाद ये आपका होल्ड करे नॉन फाइनल स्टेट पर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, लेकिन वो फाइनाइट की रेंज आपको नहीं पता है, वो फाइनाइट बहुत कम भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अब इस केस को देखिए, ये इंटरेस्टिंग केस है आपका। यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन क्या हो जा रही है, हैंग हो जा रही है। अब जैसे कि आपकी मशीन हैंग हो गई है तो आपका आउटपुट कभी मिलेगा ही नहीं। आपने एक स्ट्रिंग ट्यूरिंग मशीन को दी, आपने एक स्ट्रिंग ट्यूरिंग मशीन को दी, उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के टाइम पर अगर ट्यूरिंग मशीन आपका हैंग हो जाती है तो वो फिर आपका इनफाइनाइट टाइम तक हैंग होगी, इनफाइनाइट टाइम तक हैंग स्टेट में ही रहेगी। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब आपका ट्यूरिंग मशीन का आउटपुट कभी नहीं आएगा। यानी आप ये नहीं बता सकते कि अब वो आपका फाइनल स्टेट पर होगी या होल्ड करने पर नॉन फाइनल स्टेट पर होगी, क्योंकि यहाँ पर इस केस में हैंग होने के केस में तो वो होल्ड ही नहीं करेगी। ठीक है ना, तो अगर ट्यूरिंग मशीन आपका हैंग कर गई तो फिर वो इनफाइनाइट टाइम के लिए हैंग कर जाएगी, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फिर वो आपका होल्ड नहीं करेगी। भाई आपका होल्ड करेगी तभी तो आप बता पाएंगे कि ट्यूरिंग मशीन होल्ड की है फाइनल पर एक्सेप्ट, ट्यूरिंग मशीन होल्ड की है नॉन फाइनल पर रिजेक्ट। लेकिन अगर हैंग कर जाएगी तो वो होल्ड नहीं करेगी, तो आप फिर उस केस में बता ही नहीं सकते हैं। तो आपको क्या लगेगा, आपने एक स्ट्रिंग ट्यूरिंग मशीन को दी और एक्चुअली में वो आपका हैंग हो गई है, इसका मतलब आपको आंसर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा कि हो सकता है कि वो बहुत आपका लंबी कैलकुलेशंस कर रही है और एक लंबे टाइम के बाद आपको आंसर देगी यस या नो में, यानी एक लंबे टाइम के बाद वो होल्ड करेगी फाइनल पर या नॉन फाइनल पर, जबकि एक्चुअली में वो मशीन क्या हो गई है, मशीन आपका हैंग हो गई है। या लेट से आपने एक स्ट्रिंग ट्यूरिंग मशीन को दी है और वो आपका होल्ड करेगी, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद होल्ड करेगी। तो आपको ऐसा कन्फ्यूजन यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि वो मशीन हैंग हो गई है, जबकि एक्चुअली में ट्यूरिंग मशीन हैंग नहीं हुई है, वो आपका कंप्यूटेशन कर रही है, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद आपको आंसर देगी। लेकिन आपको क्या लग सकता है, आपको लग सकता है कि मशीन आपका हैंग हो गई है। तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप ये निकाल पाएँ कि आपकी जो ट्यूरिंग मशीन है वो हैंग हो चुकी है।
देखिए होल्ड कर जा रही है फाइनल पर तो आपको पता लग जाएगा, होल्ड कर जा रही है नॉन फाइनल पर तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन ट्यूरिंग मशीन हैंग हो गई है, ये आप कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि हैंग होने पर तो वो होल्ड होगी ही नहीं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हैंग होने पर आपका क्या क्या होगी, मशीन आपका हैंग हो रही है, यानी वहाँ पर ये लगेगा ना कि कुछ और टाइम के बाद वो होल्ड होगी, या तो फाइनल पर या नॉन फाइनल पर। क्योंकि यहाँ पर भी आपका टाइम फाइनाइट है, लेकिन वो फाइनाइट टाइम डिफाइन नहीं है, वो फाइनाइट टाइम आपका बहुत लंबा भी हो सकता है। तो आपको ये हैंग होने वाले केस में भी ऐसा लग सकता है कि वो कुछ समय के बाद आपको आंसर दे, ठीक है ना। या मान लीजिए बहुत लंबी कंप्यूटेशन है, वो एक्चुअली में वो होल्ड करने वाली थी, लेकिन आपको आपका बहुत लंबा टाइम था, वो आपका एक्चुअली में होल्ड करने वाली थी, लेकिन आपको प्रोसेसिंग टाइम पर क्या लगेगा, प्रोसेसिंग टाइम पर ये लगेगा कि एक्चुअली कि आपका मशीन हैंग हो गई है, जबकि एक्चुअली में वो आपका होल्ड होने जा रही थी, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद वो होल्ड होगी। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी मशीन वहाँ पर हैंग हो गई है। तो इसलिए ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके लिए हमारे पास कोई एल्गोरिथम नहीं है, इसीलिए ये आपका सेमी डिसाइडेबल है। सेमी डिसाइडेबल का मतलब ये है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट आपका डिसाइडेबल है। आप केवल इसको डिसाइड कर सकते हैं, इस केस को आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में आपका मशीन देखिए हैंग भी हो सकती है। ये आपका सेकंड केस है, सेकंड केस में आपका मशीन हैंग भी हो सकती है, और अगर हैंग हो गई तो फिर आपका काम यहाँ पर खराब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका कभी हैंग नहीं होगी, W बिलोंग्स टू LM के लिए आपका कभी हैंग नहीं होगी, ऑलवेज होल्ड करेगी ऑन फाइनल स्टेट। तो विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम आप इस फर्स्ट का आंसर दे सकते हैं, विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम आप इस फर्स्ट का आंसर दे सकते हैं, लेकिन सेकंड का आंसर आप नहीं दे सकते, क्योंकि सेकंड में आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं वो हैंग भी हो जाती है। इस सेकंड में आपका वो हैंग भी हो जाएगी, और अगर वो एक बार हैंग हो गई तो आपको तो ये यही लगेगा ना कि वो कुछ समय बाद आपका होल्ड करेगी, और वो या तो फाइनल पर होल्ड करेगी या नॉन फाइनल पर होल्ड करेगी, जबकि एक्चुअली में मशीन क्या हो गई, आपका हैंग हो गई है। तो आपका ये इनफाइनाइट टाइम के लिए यही स्टेट रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक आपका हैंग रहेगी, तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए सेमी डिसाइडेबल है, केवल ये वाला पार्ट आप डिसाइड कर सकते हैं, इस पार्ट को आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मशीन आपका हैंग हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, membership algorithm is undecidable. Membership algorithm is undecidable in case of recursive enumerable language, because it will tell what are the member of it, because it will tell what are the member of it, but not tell what are not the member of its language। ठीक है ना। अब ऐसा बोल सकते हैं, इट विल टेल व्हाट आर द मेंबर ऑफ इट्स लैंग्वेज बट नॉट टेल व्हाट आर नॉट मेंबर ऑफ its language in finite amount of time because Turing machine may get hanged। ठीक है ना। तो ट्यूरिंग मशीन आपका हैंग भी हो सकती है, तो आप एक फाइनाइट टाइम में इसका आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि हैंग होगी तो वो इनफाइनाइट टाइम के लिए हैंग होगी। ये फाइनाइट है, लेकिन ये हैंग अगर मशीन हो गई तो फिर इनफाइनाइट टाइम के लिए वो हैंग हो जाएगी। तो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में आप ये दोनों आंसर नहीं दे सकते, इसीलिए ये सेमी डिसाइडेबल है। केवल फर्स्ट को आप डिसाइड कर सकते हैं, सेकेंड को आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्रॉस लगाया हुआ है। आपके पास एक ट्यूरिंग मशीन है, आपने एक रैंडम स्ट्रिंग चूज की, सिग्मा स्टार से आपने एक रैंडम स्ट्रिंग चूज की, आपके पास एक ट्यूरिंग मशीन है। अगर वो स्ट्रिंग जो आपने रैंडमली चूज की है वो अगर उस ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज में होगी, जो स्ट्रिंग आप चूज कर रहे हैं वो अगर इस ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज में होगी, तब तो विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम आप ये बता देंगे कि वो स्ट्रिंग उसकी लैंग्वेज में है, क्योंकि मशीन फिर होल्ड कर जाएगा आपका फाइनल स्टेट पे। तो आपने क्या किया, आपने एक रैंडम स्ट्रिंग चूज की, एंड लेट से जो रैंडम स्ट्रिंग आप चूज कर रहे हैं वो उस ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज में है, यानी फर्स्ट कंडीशन आपका ट्रू है। तो फिर अगर आप ऐसी स्ट्रिंग को ट्यूरिंग मशीन को देंगे तो उसको प्रोसेस करने के बाद विद इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम आपका मशीन होल्ड कर जाएगा फाइनल स्टेट पर, तब आप ऐसा बता सकते हैं कि वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का पार्ट है। लेकिन सेकंड केस देखिए, अगर इसलिए हमने बोला ये क्या है, सेमी डिसाइडेबल, केवल फर्स्ट आपका डिसाइड कर सकते हैं आप, सेकंड को डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये है सेमी डिसाइडेबल, या आप ऐसा बोल सकते हैं अनडिसाइडेबल, क्योंकि जब तक ये दोनों चीज़ें आप नहीं बता पाएंगे तब तक आपका ये डिसाइडेबल नहीं होगी। ये प्रॉब्लम तब तक डिसाइडेबल नहीं होगी जब तक कि आप ये दोनों चीज़ें न बता पाएँ। तो केवल आप फर्स्ट बता पा रहे हैं, सेकंड नहीं बता पा रहे, इसलिए सेमी डिसाइडेबल है या अनडिसाइडेबल है। अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि आपने एक ऐसी रैंडम स्ट्रिंग चूज की, आपने एक ऐसी रैंडम स्ट्रिंग चूज की जो कि उसकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं थी, आपने एक ऐसी रैंडम स्ट्रिंग चूज की जो कि उस ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज का पार्ट नहीं थी। तो यहाँ पर एक केस ये भी पॉसिबल है कि आपका ट्यूरिंग मशीन हैंग हो सकती है, आपका ये भी केस पॉसिबल है कि आपकी ट्यूरिंग मशीन यहाँ पर हैंग हो सकती है। तो अगर आपकी ट्यूरिंग मशीन हैंग हो गई तो आपको उस केस में तो यही लगेगा ना कि वो आपका ट्यूरिंग मशीन जो है वो एक बहुत लंबी कंपटीशन कर रही है और बहुत लंबे कंपटीशन के बाद वो आंसर देगी, जबकि एक्चुअली में क्या है, वो आपका हैंग हो चुकी है। तो फिर फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में आप ये आंसर नहीं कर सकते कि W डज नॉट बिलोंग्स टू LM, क्योंकि आपका ट्यूरिंग मशीन यहाँ पर हैंग हो चुकी है।
अब आपने यहाँ पर क्या देखा, ये फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में ये चीज़ पॉसिबल है, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन ये हैंग होने वाला जो चक्कर है ये आपका इनफाइनाइट टाइम तक चला जाएगा। तो इसकी वजह से आपका यहाँ पर प्रॉब्लम है। अब आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन आपका हैंग हो चुकी है, तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि आप किस तरीके से ये पता लगाएंगे कि ये ट्यूरिंग मशीन हैंग हो चुकी है? ये ट्यूरिंग मशीन हैंग हो चुकी है, ये आप किस तरीके से पता लगाएंगे? लेट्स से ये ट्यूरिंग मशीन हैंग हो चुकी है, इस चीज़ को पता लगाने के लिए आपने एक और ट्यूरिंग मशीन लगाई। देखिए ये ट्यूरिंग मशीन हैंग हो चुकी है, इस चीज़ को पता करने के लिए आपने एक और ट्यूरिंग मशीन लगाई, तो हो सकता है कि जो ट्यूरिंग मशीन आपने लगाई है वो भी हैंग हो जाए इस पर, और उसको चेक करने के लिए आपने अगर एक और लगाया है तो हो सकता है कि वो वाली हैंग हो जाए। तो आप समझ रहे हैं ना यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कि आप ऐसी एल्गोरिथम यहाँ पर नहीं डिजाइन कर सकते जो कि ये बता पाए कि आपका ट्यूरिंग मशीन हैंग हो चुकी है, क्योंकि इस चीज़ को पता लगाने के लिए अगर आप एक और ट्यूरिंग मशीन लगा दें जो कि आपका केवल यही चेक करे कि ये ट्यूरिंग मशीन हैंग हुई है नहीं हुई है, तो जो ट्यूरिंग मशीन इस चीज़ को चेक कर रही होगी वो खुद भी हैंग हो सकती है, क्योंकि उसके लिए भी ये केस पॉसिबल है। तो जो ये ट्यूरिंग मशीन इस चीज़ को चेक कर रही है कि ये ट्यूरिंग मशीन हैंग हुई है नहीं हुई है, तो वो भी आपका यहाँ पर हैंग हो सकती है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप यहाँ पर HTM लगा दें, तो HTM से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज है रिकर्सिव एन्यूमरेबल। तो HTM तो आपका यहाँ तक होता है, तो इस RE के केस में वो आपका HTM काम नहीं करेगी। तो आपको यहाँ पर एक ट्यूरिंग मशीन लगाकर ही ये चेक करना होगा कि ये ट्यूरिंग मशीन हैंग हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर फिर ये पॉसिबिलिटी है कि जिस ट्यूरिंग मशीन से आप ये चेक कर रहे हैं वो खुद भी हैंग हो सकती है। इसका मतलब आप इस चीज़ को चेक नहीं कर सकते हैं। और अगर आप मैन्युअली चेक करेंगे तो मैन्युअली आप सभी स्ट्रिंग्स के लिए इस तरीके से चेक नहीं कर सकते। इसका मतलब आपके पास ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं है जिसको आप यहाँ पर फिट करें और जो कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको आंसर दे दे, क्योंकि टाइम आपका यहाँ पर इनफाइनाइट चला जा रहा है, इसलिए ये सेमी डिसाइडेबल है, या आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये अनडिसाइडेबल है। एम्प्टीनेस प्रॉब्लम आपको ये बताएगा कि ये जो लैंग्वेज है एल है ये एम्प्टी है या एम्प्टी नहीं है। एल इज इक्वल टू 5 का मतलब है कि लैंग्वेज आपका एम्प्टी है, और एल इज नॉट इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि लैंग्वेज आपका एम्प्टी नहीं है। तो देखिए रेगुलर के केस में टिक लगा हुआ है, इसका मतलब रेगुलर के केस में आपके पास एल्गोरिथम है इस चीज़ को चेक करने के लिए कि आपका अगर एक रेगुलर लैंग्वेज एम्प्टी है या आपका एक रेगुलर लैंग्वेज एम्प्टी है, इस चीज़ को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेट से एल जो है वो आपका रेगुलर लैंग्वेज है, तो आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि वेदर ए गिवन रेगुलर लैंग्वेज इज एम्प्टी और नॉट। तो एम्प्टीनेस को रेगुलर लैंग्वेज के केस में आप कैसे चेक करेंगे? देखिए ये सिंपल तरीका है। आप क्या कीजिए, उस रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप DFA बना लीजिए, उस रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप DFA बना लीजिए, और अगर फिर उस DFA में स्टार्टिंग स्टेट से लेकर के फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए अगर कोई पाथ एग्जिस्ट करता है, स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए अगर कोई भी पाथ एग्जिस्ट करता है, तो उस रेगुलर लैंग्वेज की जो उस रेगुलर लैंग्वेज है वो नॉन एम्प्टी होगी, क्योंकि उस स्ट्रिंग्स को ये वो आपका एक्सेप्ट करेगी। तो आप क्या कीजिए, रेगुलर लैंग्वेज के लिए DFA बनाइए, और अगर उस DFA में स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक के लिए अगर कोई पाथ एग्जिस्ट करता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि चूंकि ये पाथ एग्जिस्ट करता है इसलिए आपका लैंग्वेज यहाँ पर 5 नहीं होगी, उस लैंग्वेज में वो आपकी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी, ठीक है ना। और लेट से अगर आपने उसका DFA बनाया और उस DFA में आपका स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए कोई भी पाथ नहीं है, आपने उस रेगुलर लैंग्वेज के लिए DFA बनाया और उस DFA में स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए एक भी पाथ नहीं है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फिर उस केस में उस रेगुलर लैंग्वेज की जो रेगुलर लैंग्वेज वो आपका 5 हो जाएगी, क्योंकि फिर वो जो DFA है वो आपका किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये जो पाथ का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक का जो पाथ है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, इस एल्गोरिथम का यूज़ करके आप ये एम्प्टीनेस वाली प्रॉब्लम को फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में इस रेगुलर लैंग्वेज के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आपका डिसाइडेबल है, हमने यहाँ पर टिक लगाया हुआ है ना। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, देखिए इस केस में हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट ए सिंपल पाथ फ्रॉम इनिशियल वर्टेक्स टू एनी फाइनल वर्टेक्स देन लैंग्वेज इज नॉट एम्प्टी। इफ देयर एग्जिस्ट ए सिंपल पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग वर्टेक्स या फ्रॉम इनिशियल वर्टेक्स टू एनी फाइनल वर्टेक्स देन लैंग्वेज इज नॉट एम्प्टी, अदरवाइज एम्प्टी। तो ये एल्गोरिथम लगा करके आप फाइनाइट अमाउंट टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए CFL के केस में भी ये आपका डिसाइडेबल है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के केस में भी डिसाइडेबल है, तो यहाँ पर भी आप एल्गोरिथम लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एल्गोरिथम क्या होगी, इस एम्प्टीनेस को चेक करने के लिए CFL के केस में आप क्या करेंगे,
यूजलेस वेरिएबल को निकालेंगे, ठीक है ना। CFL के केस में लेट से जो लैंग्वेज एल है वो आपका CFL है, जो लैंग्वेज एल है वो लेट से आपका CFL है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के केस में आप यहाँ पर यूजलेस वेरिएबल निकालेंगे। तो अगर उस यूजलेस वेरिएबल में आपका स्टार्टिंग सिंबल एस है, अगर उस यूजलेस वेरिएबल में आपका स्टार्टिंग सिंबल एस है, इसका मतलब या आप ऐसा बोल सकते हैं एस बिलोंग्स टू यूजलेस वेरिएबल। तो लेट्स से यूजलेस वेरिएबल को मैं यूएल से लिख रहा हूँ, यूएल का मतलब है यूजलेस वेरिएबल, एस बिलोंग्स टू यूजलेस वेरिएबल। देन आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो एस से आप किसी भी स्ट्रिंग को वहाँ पर ड्राइव नहीं कर रहे होंगे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस केस में फिर जो लैंग्वेज हो जाएगी वो आपका फाई हो जाएगी, उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की जो लैंग्वेज हो जाएगी वो आपका फाई हो जाएगी। एंड सेकंड केस है स्टार्टिंग सिंपल एस डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ यूजलेस वेरिएबल, सेट ऑफ यूजलेस वेरिएबल। देन उस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं चूंकि एस यूजलेस वेरिएबल के सेट में नहीं है, इसका मतलब आप स्टार्टिंग सिंबल से एटलीस्ट वन डेरिवेशन कर पा रहे होंगे या उस स्टार्टिंग वेरिएबल से एटलीस्ट वन स्ट्रिंग को ड्राइव कर पा रहे होंगे, तो फिर उस केस में इसकी जो लैंग्वेज है वो फाई नहीं होगी। तो ये एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम को लगा करके विद इन ए फाइनाइट अमाउंट टाइम में आप इस प्रॉब्लम को इस CFL के केस में सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये एल्गोरिथम है जो कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में आपको ये आंसर दे देगा। ये यूजलेस वेरिएबल वाली जो एल्गोरिथम है ये हम आपका डिस्कस करेंगे जब आपका हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री के ग्रामर के केस में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम इस यूजलेस वेरिएबल वाली थ्योरम को आपका वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, यूजलेस वेरिएबल वाले मेथड को वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आप यूजलेस वेरिएबल को लिखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं, एस एरो स्मॉल ए स्मॉल बी लेमडा एंड लेट्स से ए बी, या आप यहाँ पर ले सकते हैं A/B स्मॉल b कैपिटल B एंड लेट्स से B। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वेरिएबल ए और वेरिएबल बी आपके यूजलेस हैं, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी जो है वो आपके यूजलेस हैं, क्योंकि वेरिएबल ए और वेरिएबल बी आपका किसी भी स्ट्रिंग के डेरिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देखिए आप स्टार्टिंग सिंबल एस से स्टार्ट करेंगे और आप यहाँ पर सीरीज ऑफ डेरिवेशंस का यूज़ करेंगे या सीरीज ऑफ डेरिवेशंस का यूज़ करेंगे। आप स्टार्टिंग सिंबल एस से स्टार्ट करेंगे, सीरीज ऑफ डेरिवेशंस का यूज़ करेंगे और फाइनली आप एक स्ट्रिंग डब्ल्यू को यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं W बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G, ठीक है ना। आप एक स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट कीजिए, सीरीज ऑफ डेरिवेशंस यूज़ कीजिए और फाइनली आपको एक स्ट्रिंग यहाँ पर आप ड्राइव करेंगे, तो अब हम बोलेंगे कि वो स्ट्रिंग W उस लैंग्वेज की, उस ग्रामर की लैंग्वेज को बिलोंग करती होगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं कि इस डेरिवेशन में, स्ट्रिंग के डेरिवेशन में, किसी भी स्ट्रिंग के डेरिवेशन में आपका वेरिएबल ए और वेरिएबल बी पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। आप चाहे तो कुछ डमी स्ट्रिंग्स को लेकर के यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग्स के डेरिवेशन में आपका वेरिएबल ए और वेरिएबल बी यहाँ पर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। यानी इस ग्रामर की जो लैंग्वेज है, इस ग्रामर की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज की सभी स्ट्रिंग्स के लिए, उस लैंग्वेज के सभी स्ट्रिंग्स के डेरिवेशन के लिए आपका ये जो वेरिएबल ए और वेरिएबल बी जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि वेरिएबल ए और वेरिएबल बी यहाँ पर इस ग्रामर के लिए किसी भी स्ट्रिंग के डेरिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए वेरिएबल ए आपका यूजलेस हो जाएगा, वेरिएबल बी भी आपका यूजलेस हो जाएगा। ये किस तरीके से हम चेक करेंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर सिंपली आप ऐसा देख सकते हैं कि देखिए इससे कोई टर्मिनल नहीं मिल रहा है, इससे भी कोई टर्मिनल नहीं मिल रहा है, तो आपका ए और बी यहाँ पर यूजलेस हो जाएंगे। यानी वेरिएबल्स आपके हो गए एस एरो ए बी लेमडा, आप इसको रिमूव कर दीजिए तो प्रोडक्शन आपका हो गया एस एरो ए बी लेमडा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस यूजलेस वेरिएबल क्या हो जाएगा, यूजलेस वेरिएबल का सेट हो जाएगा आपका ए कोमा बी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एस डज नॉट बिलोंग्स टू दिस यूजलेस वेरिएबल सेट, देन लैंग्वेज इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि आपका लैंग्वेज यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी एंड लेमडा। ये लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर आपका यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी एंड लेमडा। तो आपका लैंग्वेज क्या है यहाँ पर 5 नहीं है, तो ये केस यहाँ पर लग गया है आपका। अब इस केस का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपके पास एक ग्रामर है एस स्मॉल ए कैपिटल है, तो फिर से आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप यूजलेस वेरिएबल को निकालेंगे तो आपका यूजलेस वेरिएबल आपके हो जाएंगे। देखिए कैपिटल ए आपका यूजलेस है और कैपिटल एस भी आपका यहाँ पर यूजलेस है, क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल किसी भी स्ट्रिंग के डेरिवेशंस में आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एस बिलोंग्स टू, तो आप इसको हटा भी सकते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं एस बिलोंग्स टू, स्टार्टिंग सिंबल एस बिलोंग्स टू दिस यूजलेस वेरिएबल सेट, देन देखिए इस ग्रामर की जो लैंग्वेज है वो आपका 5 हो जाएगा। देखिए ये ग्रामर आपका एक भी स्ट्रिंग को ड्राइव
सर्वाइव नहीं करेगी। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। तो ये मेथड लगा करके आप इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की जो लैंग्वेज है वो एम्प्टी होगी या नहीं होगी। तो एम्प्टीनेस की प्रॉब्लम CFL के केस में आपका डिसाइडेबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर टिक लगाया है। ये एल्गोरिथम आप यहाँ पर लगा सकते हैं। रिकर्सिव और रिकर्सिव एनुमरेबल के केस में आपके पास ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं है जिसको कि आप यहाँ पर अप्लाई करें और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाए। तो इसलिए इन दोनों केसेस में ये प्रॉब्लम आपका अनडिसाइडेबल है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कोई भी एल्गोरिथम नहीं है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनाइट इनफाइनाइट। फाइनाइट इनफाइनाइट, एक लैंग्वेज एल आपको गिवन है, वो लैंग्वेज एल आपका फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी, इस चीज़ को आपको पता लगाना है। ठीक है ना, लैंग्वेज एल आपका फाइनाइट होगी इनफाइनाइट होगी, इस चीज़ को आपको पता लगाना है। तो देखिए रेगुलर के केस में ये आपका डिसाइडेबल है, यानी अगर जो लैंग्वेज एल जो है वो अगर आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि ये लैंग्वेज आपका फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी। किस तरीके से आप पता लगाएंगे, आप क्या कीजिए, आप इस रेगुलर लैंग्वेज एल के लिए मशीन बना लीजिए। लेट से इस रेगुलर लैंग्वेज एल के लिए आपने एक DFA बनाया, फिर आप क्या कीजिए, आप स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट पर जाइए। तो हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट के लिए आपके मोर देन वन पाथ हो, ठीक है ना, तो मोर देन वन पाथ हो सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेट टू फाइनल स्टेट इन दिस DFA। तो अगर किसी भी पाथ में, एटलीस्ट वन पाथ में अगर आपको कोई साइकिल मिल जाती है, अगर आपको कोई साइकिल मिल जाती है, तो आप ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि फिर उस केस में ये लैंग्वेज जो है वो आपका इनफाइनाइट होगी, ये लैंग्वेज जो होगी वो आपका इनफाइनाइट होगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपका स्टार्टिंग स्टेट है और ये आपका फाइनल स्टेट है। एक सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं और ये एक और स्टेट आप ले लीजिए, ये मान लीजिए स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, एंड लेट से आपने यहाँ पर लूप ले लिया स्मॉल a के लिए। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि स्मॉल a के लिए आपने लूप ले लिया। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि स्टार्टिंग स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक जाने में आपको ये लूप या ये साइकिल मिल जा रही है। तो चूंकि यहाँ पर ये साइकिल मिल गई है, इसलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज होगी इनफाइनाइट हो जाएगी। और ये इनफैक्ट ये लैंग्वेज क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a स्टार b। तो ये आपकी लैंग्वेज क्या हो गई, एक इनफाइनाइट लैंग्वेज हो गई, क्योंकि आपने यहाँ पर लूप आइडेंटिफाई कर लिया। तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या करना पड़ेगा, लूप को डिटेक्ट करना पड़ेगा, यानी लूप डिटेक्शन या लूप आइडेंटिफाई आप करेंगे। अगर स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने में आपको कोई भी लूप आइडेंटिफाई कर लेते हैं या लूप डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उस केस में फिर ये रेगुलर लैंग्वेज आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा कोई लूप नहीं मिल रहा है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फिर वो रेगुलर लैंग्वेज आपका फाइनाइट हो जाएगा। जैसे कि देखिए इस केस में ये रेगुलर लैंग्वेज क्या हो जाएगा, रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगा आपका AB, और जो कि आपका फाइनाइट है। तो लूप्स का यहाँ पर यूज़ करके आप इस चीज़ को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर फाइनाइट इनफाइनाइट को रेगुलर के केस में चेक करने का तरीका क्या है, चेक करने का तरीका ये है कि आप उसके लिए DFA या एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाइए। उस रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाइए, फिर स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट के लिए जितने भी आपके पाथ हैं उन सभी पाथ्स को आप चेक कीजिए। जितने भी आपका स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक आपके पाथ हैं, देखिए हो सकता है कि आपके पास मोर देन वन फाइनल स्टेट हो, लेट्स से फाइनल स्टेट 1, फाइनल स्टेट 2, फाइनल स्टेट 3। हो सकता है कि आपका S से F1 के लिए ये पाथ हो, ये सेकंड पाथ हो गया, ये थर्ड पाथ हो गया, एंड लेट से ये आपका एक और पाथ है, यहाँ पर भी F3 तक जाने के लिए एक और पाथ है, और S से F1 के जाने के लिए 1 पाथ है। तो जितने भी आपके पाथ होंगे स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक के लिए, अगर उन सभी पाथों को आप चेक कीजिए, तो अगर उनमें से किसी भी पाथ पर, एटलीस्ट वन पाथ पर भी अगर आपको कोई साइकिल मिल जाती है, तो फिर वो लैंग्वेज आपका इनफाइनाइट हो जाएगी। और अगर उन सभी पाथों पर, उन सभी पाथ्स पर आपको कोई भी साइकिल नहीं मिलती है, तो फिर वो लैंग्वेज आपका फाइनाइट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फाइनाइट अगर आपको चेक करना है, अगर वो लैंग्वेज फाइनाइट है ये आपको चेक करना है, तो फाइनाइट चेक करने के लिए आपको सारे पाथ चेक करने पड़ेंगे। फाइनाइट चेक करने के लिए कि रेगुलर लैंग्वेज आपका फाइनाइट है, ये चेक करने के लिए आपको सारे पाथ चेक करने होंगे, और उन सभी पाथ्स पर आपका एक भी साइकिल नहीं होना चाहिए। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि सभी पाथ्स पर, स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक के सभी पाथ्स पर आपका साइकिल एब्सेंट होगी। और लैंग्वेज अगर आपका इनफाइनाइट है, तो एटलीस्ट वन पाथ पर आपका साइकिल आना चाहिए। यानी जैसे कि आप लेट से ये पाथ को चेक करते हुए आ रहे हैं, और किसी भी एक पाथ पर अगर आपको एटलीस्ट वन पाथ पर भी अगर आपको साइकिल मिल जाती है, तो आप वहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि वो फिर जो लैंग्वेज हो जाएगी वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगी। जैसे कि पंपिंग लेमा थ्योरम को देखिए, पंपिंग लेमा में भी हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था। वहाँ पर आप क्या कर रहे थे, स्टेट्स को पंप कर रहे थे, तो जैसे ही स्टेट को आप पंप कर दे रहे थे, तो वहाँ पर क्या जनरेट हो जा रहा था, आपका साइकिल जनरेट हो जा रही थी। तो इसलिए आपका वो इनफाइनाइट लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है ना। तो अगर स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने में अगर आपके किसी भी एक पाथ में अगर आपको साइकिल मिल जा रही है, या साइकिल आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो फिर वो आपका लैंग्वेज
वो लैंग्वेज आपका यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगी। अब देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के केस में आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फाइनाइट इनफाइनाइट वाली प्रॉब्लम को कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के केस में आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप डिपेंडेंसी ग्राफ बना लीजिए। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए आप डिपेंडेंसी ग्राफ बना लेंगे, और अगर उस डिपेंडेंसी ग्राफ में आपका कोई साइकिल है देन आप बोलेंगे कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आपका इनफाइनाइट होगी। और अगर डिपेंडेंसी ग्राफ में आपका कोई साइकिल नहीं है देन आप बोलेंगे कि वो जो CFL है वो फाइनाइट होगी। अगर आपने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए आपने डिपेंडेंसी ग्राफ बनाया, और अगर उस डिपेंडेंसी ग्राफ में आपको कोई साइकिल मिल रही है देन CFL इज़ इनफाइनाइट। एंड अगर उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आपको कोई साइकिल नहीं मिल रही है देन आप ऐसा बोलेंगे कि वो जो CFL है वो आपका फिर फाइनाइट हो जाएगी। सॉल्व कर रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं डिपेंडेंसी ग्राफ में साइकिल को चेक करके। तो अगर डिपेंडेंसी ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट करती है देन इनफाइनाइट, और अगर डिपेंडेंसी ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई भी साइकिल आपको नहीं मिलती है, देन आपका जो है वो फाइनाइट हो जाएगा। यानी साइकिल के केस में इनफाइनाइट, और अगर कोई भी साइकिल नहीं है तो फिर वो आपका फाइनाइट हो जाएगा। अब डिपेंडेंसी ग्राफ आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आपका हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम ले रहे हैं। लेट से आपका ग्राफ देखिए, आपका डिपेंडेंसी ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे। आप एस से स्टार्ट कीजिए, आप जा रहे हैं एस से ए पर, और एस से आप जा रहे हैं बी पर। फिर देखिए ए एरो स्मॉल ए को देखिए, तो टर्मिनल्स को आप हटा दीजिए, केवल वेरिएबल्स को रखिए डिपेंडेंसी ग्राफ में। यानी ए से ए पर जा रहे हैं, तो ए से ए पर जा रहे हैं तो आपका देखिए ये साइकिल बन गया। तो इसी को देख करके आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ग्रामर होगी वो ये जो लैंग्वेज होगी वो इनफाइनाइट होगी, क्योंकि आपको साइकिल यहाँ पर मिल जा रही है। यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिए कि ये जो हम प्रोसेसिंग करेंगे, ये प्रोसेसिंग आपका यूजलेस वेरिएबल को रिमूव करने के बाद करेंगे। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजलेस वेरिएबल्स को हटा देंगे, एंड यूजलेस वेरिएबल को रिमूव करने के बाद फिर हम ये इसको चेक करेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको साइकिल मिल जाए और साइकिल जहाँ पर मिल रही है वो यूजलेस हो, तो फिर आपका उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। यानी यूजफुल वेरिएबल के केस में साइकिल मिलना चाहिए, ठीक है ना। लेट से जैसे कि ए पर आपको साइकिल मिल रही है, ए पर आपको साइकिल मिल रही है लेकिन ए यूजलेस है आपका, तो फिर उस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस केस में फिर आप उस साइकिल को कंसिडर नहीं करेंगे। यानी सबसे पहले आप क्या कीजिए, यूजलेस वेरिएबल को रिमूव कर दीजिए, देन ये डिपेंडेंसी ग्राफ बनाइए, एंड देन फिर साइकिल के लिए आप चेक कीजिए। अब जैसे कि इस ग्रामर को लीजिए, आपका यहाँ पर सभी वेरिएबल जो है वो यूजफुल है, यूजलेस वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, और फिर इसके लिए हम डिपेंडेंसी ग्राफ बना रहे हैं। तो देखिए एस से स्टार्ट कीजिए, ये डिपेंडेंसी ग्राफ ये होगा। देखिए ए से स्टार्ट कीजिए, अब यहाँ पर हम डिपेंडेंसी ग्राफ बना रहे हैं। वेरिएबल्स के लिए हम नोड बनाएंगे, टर्मिनल्स को आप नेगलेक्ट कर दीजिए। तो टर्मिनल्स के लिए हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, केवल और केवल वेरिएबल्स के लिए बनाएंगे। तो देखिए एस से ए पर आपने बनाया, ये डिपेंडेंसी ग्राफ हम बना रहे हैं। ए से देखिए ए आपका है डिपेंड, ए से आपका जा रहे हैं आप बी और सी पर, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए से आप बी के लिए और सी के लिए नोड बनाएंगे। यानी नोड आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स के लिए बनाएंगे। फिर देखिए बी से जा रहे हैं आप डी, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपको साइकिल मिल जा रही है, साइकिल मिल जा रही है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी ये आपका इनफाइनाइट होगी। ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है ये इनफाइनाइट है, क्योंकि आपको यहाँ पर डिपेंडेंसी ग्राफ जो मिल रहा है उसमें साइकिल मिल रही है, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कुछ यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर लैम्डा प्रोडक्शंस को हटा देंगे, यूजलेस वेरिएबल को हटा देंगे, और देन आप इसको प्रोसीजर को लगाएंगे। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपका डिस्कस करेंगे तब इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। एंड लेट से अगर हम इस प्रोडक्शन को हटा दें, इस प्रोडक्शन को अगर आप हटा देंगे तो ये साइकिल नहीं बनेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एस एरो ए से आपने ये वाला प्रोडक्शन लगाया, बी से आपने डी वाला प्रोडक्शन लगाया, और बी से आप लगा रहे हैं स्मॉल बी, सी से आप लगा रहे हैं स्मॉल डी। अब देखिए ये जो डी है, डी आपका यूजलेस हो गया, तो डी आपका चूंकि यूजलेस हो जाएगा तो फिर आप इस डी को वेरिएबल को हटा भी सकते हैं। तो अब आप अगर इसका ये डिपेंडेंसी ग्राफ बनाएंगे तो आपका ये बन जाएगा। जैसा कि इससे आपको क्लियर है कि ये डिपेंडेंसी ग्राफ आपका कैसा है, ये डिपेंडेंसी ग्राफ में आपका कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप ऐसा यहाँ पर बोल सकते हैं कि अब जो है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इसकी लैंग्वेज आपका फाइनाइट हो जाएगी। इनफैक्ट इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगा, इसकी लैंग्वेज में केवल एक ही स्ट्रिंग होगी, और वो स्ट्रिंग क्या होगी, वो स्ट्रिंग आपका हो जाएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल डी। तो केवल इस ग्रामर में एक ही स्ट्रिंग है और ये आपका फाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि डिपेंडेंसी ग्राफ में आपको कोई भी यहाँ पर साइकिल नहीं मिल रही है। एंड लेट से अगर हम इसको चेंज कर दें, इसको भी हटा देते हैं, अब भी इसका डिपेंडेंसी ग्राफ जो बनेगा वो यही बनेगा। और चूंकि यहाँ पर कोई साइकिल नहीं है,
तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो होगा आपका ये फाइनाइट हो जाएगा, और इनफैक्ट यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, केवल एक ही स्ट्रिंग होगी, और वो स्ट्रिंग आपका हो जाएगा स्मॉल b स्मॉल d। तो केवल एक ही स्ट्रिंग इस ग्रामर में, इस ग्रामर की लैंग्वेज में केवल एक ही स्ट्रिंग है, और ये लैंग्वेज जो होगी ये आपका फाइनाइट हो जाएगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डिपेंडेंसी ग्राफ में कोई भी यहाँ पर साइकिल नहीं है। तो CFL के केस में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, आपके पास ये एल्गोरिथम है, तो इसलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पर डिसाइडेबल हो जाएगी। REC और RA के केस में आपके पास कोई एल्गोरिथम नहीं है, इसलिए आपका ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम हो जाएंगी REC के केस में। अब चेक करते हैं इक्विवेलेंस की प्रॉब्लम को। अब देखिए जो इक्विवेलेंस है, ये इक्विवेलेंस आप किस किस चीज़ का चेक कर सकते हैं। आप दो ग्रामर को इक्विवेलेंस के लिए चेक कर सकते हैं, आप दो लैंग्वेज को इक्विवेलेंस के लिए चेक कर सकते हैं, या आप दो रेगुलर एक्सप्रेशन को इक्विवेलेंस के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दो रेगुलर एक्सप्रेशन को आप चेक कर रहे हैं इक्विवेलेंस के लिए, या दो लैंग्वेज को आप चेक कर रहे हैं इक्विवेलेंस के लिए, या दो ग्रामर को आप चेक कर रहे हैं इक्विवेलेंस के लिए, ठीक है ना। तो ये इक्विवेलेंस वाली प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलर के केस में आपका ये डिसाइडेबल है, क्योंकि रेगुलर के केस में आपके पास एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है जिसकी हेल्प से आप फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में ये इक्विवेलेंस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंस आप कैसे चेक करेंगे। लेट से आपको चेक करना है L1 इज इक्विवेलेंट टू L2। ये जो दो लैंग्वेज है, दो रेगुलर लैंग्वेज हैं, L1 भी आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है, L2 भी आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है, ये दोनों ही आपके रेगुलर लैंग्वेज है, और आपको इनको इक्विवेलेंस के लिए चेक करना है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं L1 रेगुलर लैंग्वेज इज इक्वल टू L2 रेगुलर लैंग्वेज if and only if L1 XOR L2 इज इक्वल टू 0, या आपका यहाँ पर आप बोलेंगे 5, L1 XOR L2 इज इक्वल टू 5, यानी दो लैंग्वेज आपकी इक्वल होंगी अगर उनका एक्सोर लें और आपको 5 मिल जाए। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं, देखिए L1 इज इक्वल टू L2 है, तो आप अगर L1 माइनस L2 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और L1 इज इक्वल टू L2 है, इसका मतलब अगर आप L2 माइनस L1 लेंगे तो भी आपको 5 मिलेगा। यानी अगर आपको ये प्रूफ करना है कि दो लैंग्वेज इक्वल है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर दो लैंग्वेज इक्वल है तो L1 माइनस L2 भी आपका 5 होगा, और एंड यहाँ पर क्या लगेगा आपका, एंड L2 माइनस L1 भी आपका 5 होगा। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि L1 XOR L2 आपका जो होगा वो 5 होगा। ये दोनों ही आपका सेम चीज़ को बता रहे हैं, L1 XOR L2 आपका 5 होना या ये होना, ये दोनों ही आपका सेम कंडीशन को बता रहे हैं। देखिए कैसे आपका सेम बता रहे हैं। तो ये सेट थ्योरी में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। A XOR B क्या होता है, A XOR B आपका होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। लेट से ये आपका A है, ये B है, एंड ये आपका यूनिवर्सल सेट U हो जाएगा। तो A XOR B आपका ये एरिया है, सिमेट्रिक डिफरेंस। A XOR B का मतलब है जहाँ पर A है और B नहीं है, या फिर जहाँ पर B है और A नहीं है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस आपको क्या बताता है, A माइनस B। ये पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर A है लेकिन B नहीं है, यानी A माइनस B। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका B है लेकिन A नहीं है, यानी B माइनस A। तो आप क्या देख रहे हैं कि A XOR B क्या हो जाएगा आपका, A XOR B आपका हो जाएगा, A XOR B आपका हो जाएगा A माइनस B यूनियन B माइनस A, या फिर इसको आप लिख सकते हैं A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, यानी A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं, या फिर A माइनस B यूनियन B माइनस A भी लिख सकते हैं, A माइनस B यूनियन B माइनस A। अब देखिए हमने क्या बोला है कि अगर दो लैंग्वेज इक्वल होंगी तो ये भी 5 होगा, एंड साथ में आपका ये भी 5 होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर हमने क्या बोला है कि ये आपका 5 होना चाहिए, यानी आप यहाँ पर अगर ये इसको 5 रख देंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि A माइनस B यूनियन B माइनस A आपका 5 होगा। अब देखिए आप यूनियन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं यूनियन, और यूनियन आपका 5 है, तो यूनियन आपका 5 कब होगा, यूनियन आपका तभी 5 होगा जब A माइनस B भी 5 हो एंड B माइनस A भी आपका 5 हो। यानी ये यूनियन आपका 5 तभी होगा जब आपका A माइनस B भी 5 हो और B माइनस A भी 5 हो। इसीलिए हमने आपको बोला है कि ये दोनों कंडीशंस एक ही हैं, आप किसी भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं, इसका मतलब भी आपका यही होगा। देखिए हमने यहाँ पर बोला है कि L1 XOR L2 आपका अगर 5 है तो आप बोलेंगे कि वो दोनों लैंग्वेज आपके इक्वल होंगे। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि L1 माइनस L2 यूनियन L2 माइनस L1 ये आपका 5 होगा, और इस चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट। देखिए L1 माइनस L2 के क्या लिख सकता हूँ, L1 माइनस L2 को मैं लिख सकता हूँ L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 इंटरसेक्शन L1 कॉम्प्लीमेंट। ये आपका क्या होगा, ये आपका 5 होना चाहिए। तो अब आप इजीली इस थ्योरम का यूज़ करके इस चीज़ को बता सकते हैं कि ये आपका इक्विवेलेंस है या नहीं है इन केस ऑफ रेगुलर लैंग्वेज।
ठीक है ना। रेगुलर लैंग्वेज के केस में आप इक्विवेलेंस इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बता सकते हैं। देखिए कैसे आप बताएंगे, L1 आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है, L2 आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है। आप एक रेगुलर लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आप क्या कीजिए, इस रेगुलर लैंग्वेज के लिए DFA बना लीजिए, इस रेगुलर लैंग्वेज के लिए DFA बना लीजिए और फिर उस DFA का ले लीजिए कॉम्प्लीमेंट, यानी आपको L2 कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और आप क्या कीजिए यहाँ पर इस L1 लैंग्वेज के लिए आप DFA बना लीजिए, यानी आपने L1 लैंग्वेज के लिए DFA बनाया, L2 लैंग्वेज के लिए DFA बनाया, उस DFA का कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो आपको मिल जाएगा L1 कॉम्प्लीमेंट। और फिर आप इस L1 और L2 कॉम्प्लीमेंट, इस पर अगर आप प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगा दें, प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगा देंगे तो आपको आउटपुट में मिल जाएगा L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक थ्योरम लगाने पर आपको मिल जाएगा L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट। उसी तरीके से आप क्या कीजिए, L2 के लिए आप एक DFA बनाइए, L2 के लिए DFA बनाइए, L1 के लिए एक DFA बनाइए और उस DFA का कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए। तो उस DFA का कॉम्प्लीमेंट लेने पर आपको L1 कॉम्प्लीमेंट के लिए DFA मिल जाएगा। तो और फिर आप क्या कीजिए, इन दोनों DFA में प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगाइए। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा L2 इंटरसेक्शन L1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको एक DFA मिला प्रोडक्ट ऑटोमेटा से, यहाँ पर आपको एक DFA मिला। और देखिए इन दोनों DFA में आप यूनियन कैसे करेंगे ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो 2 DFA का आप यूनियन कर सकते हैं और 2 DFA का यूनियन करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना। अब इसकी लैंग्वेज आपका फाई है या नहीं है ये इजीली आप चेक कर सकते हैं। तो ये 2 DFA का यूनियन करने पर जो आपको DFA मिलेगा उसकी लैंग्वेज फाई है या नहीं है ये आप इजीली चेक कर सकते हैं। अगर ये जो 2 DFA का यूनियन करने पर जो आपको DFA मिला है, इस DFA में स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए एटलीस्ट 1 पाथ भी एग्जिस्ट करता होगा तो ये फाई नहीं होगा। और अगर उस DFA में स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए अगर कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो फिर ये आपका फाई हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इस DFA में स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए आपका कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है देन आपका ये फाई हो जाएगा। और उस केस में आप ये क्लेम कर सकते हैं कि L1 और L2 लैंग्वेज दोनों आपका इक्विवेलेंट होगी। यानी ये इक्विवेलेंस वाली प्रॉब्लम को आप ये थ्योरम लगा करके यहाँ पर रेगुलर के केस में फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में आप बता सकते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आपका यहाँ पर डिसाइडेबल हो जाएगी। अब ये इक्विवेलेंस वाली प्रॉब्लम आप यहाँ पर नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपका यहाँ पर कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करता है। इस केस में भी नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर भी कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करता है और इस केस में भी अनडिसाइडेबल होगा। रेगुलर के केस में डिसाइडेबल क्यों है, क्योंकि आपके पास ये एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है जिसकी हेल्प से आप ये बता सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, लैंग्वेज L इज एम्बिगस। लैंग्वेज L इज एम्बिगस। तो लैंग्वेज L का मतलब क्या है कि आपको एक लैंग्वेज गिवन है, क्या वो एम्बिगस होगी, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो देखिए क्या रेगुलर लैंग्वेज एम्बिगस होती है, रेगुलर लैंग्वेज इज एम्बिगस। यहाँ पर L का मतलब क्या है, L का मतलब रेगुलर, यहाँ पर L का मतलब है CFL, L का मतलब है REC, L का मतलब है RE। तो लैंग्वेज L इज रेगुलर, यानी रेगुलर लैंग्वेज क्या एम्बिगस होती है। लैंग्वेज L इज एम्बिगस, L का मतलब है यहाँ पर REC, L का मतलब है CFL, L का मतलब है REC, L का मतलब है RE। यानी L का मतलब है यहाँ पर REG, L का मतलब है यहाँ पर CFL, L का मतलब है REC और L का मतलब है RE। ठीक है। तो देखिए रेगुलर लैंग्वेज इज एम्बिगस। तो क्या रेगुलर लैंग्वेज एम्बिगस होती है, नहीं। आपको पता है कि रेगुलर लैंग्वेज आपका ऑलवेज अनएम्बिगस होती है। तो ये ट्रिवियल क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका एक ट्रिवियल क्वेश्चन हो गया, एक ट्रिवियल क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर आपको पहले से ही पता है। रेगुलर लैंग्वेज कभी भी आपका एम्बिगस नहीं होती है। आप ऐसा बोल सकते हैं जितनी भी रेगुलर लैंग्वेज है वो सभी रेगुलर लैंग्वेज आपका अनएम्बिगस होती है। यानी इस प्रॉब्लम का आंसर आपको यहाँ पर पता है और आपका आंसर होगा, देखिए ये आंसर आप फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में देंगे और आपका आंसर होगा कि रेगुलर लैंग्वेज आपका अनएम्बिगस होती है, यानी एक रेगुलर लैंग्वेज आपका एम्बिगस नहीं हो सकती है। तो आपको आंसर आप यहाँ पर दे रहे हैं तो ये आपका ट्रिवियल क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए आपका ये वाली प्रॉब्लम रेगुलर के केस में डिसाइडेबल है। ठीक है ना, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज जो होती है वो आपका ऑलवेज अनएम्बिगस होती है। तो ये ट्रिवियल क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको पता है तो इसलिए आपका ये डिसाइडेबल हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आपका एम्बिगस है ये आप नहीं बता सकते। आपके पास ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जो कि गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को आपका बता पाए कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आपका एम्बिगस है या अनएम्बिगस है। उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर कोई ऐसी एल्गोरिथम नहीं है जो कि एक आर्बिट्रेरी REC लैंग्वेज को ये बता पाए कि वो REC आपका एम्बिगस है या अनएम्बिगस। यहाँ पर भी आपके पास ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं है जो कि एक आर्बिट्रेरी RE लैंग्वेज को ये बता पाए कि वो RE लैंग्वेज एम्बिगस है या अनएम्बिगस। तो केवल यहाँ पर आप बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये ट्रिवियल क्वेश्चन हो जाएगा और आपको ऑलरेडी आंसर पता है कि रेगुलर लैंग्वेज आपका ऑलवेज अनएम्बिगस होगी। अब चेक करते हैं ग्रामर एम्बिगिटी। तो क्या रेगुलर ग्रामर आपका एम्बिगस होगी, एक गिवन रेगुलर ग्रामर आपका एम्बिगस है या अनएम्बिगस है, क्या आप ये बता सकते हैं, नहीं। देखिए रेगुलर ग्रामर भी आपका एम्बिगस हो सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, एस एरो स्मॉल a s
स्लैश ए स्लैश लेमडा। ये एक रेगुलर ग्रामर है जो कि आपका एम्बिगस है। देखिए एक रेगुलर ग्रामर है और एम्बिगस है क्योंकि देखिए मोर देन वन पार्स ट्री आपके यहाँ पर पॉसिबल है। तो स्ट्रिंग ए के लिए मोर देन वन पार्स ट्री पॉसिबल है, तो आप क्या देख रहे हैं कि रेगुलर ग्रामर भी आपका एम्बिगस हो सकती है। तो ग्रामर एम्बिग्यूटी की जो प्रॉब्लम है वो आपका रेगुलर लैंग्वेज के केस में भी आपका अनडिसाइडेबल है। रेगुलर लैंग्वेज के केस में रेगुलर ग्रामर भी आपका एम्बिगस हो सकती है, यानी ग्रामर एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम इस रेगुलर के केस में भी अनडिसाइडेबल है। देखिए इन सभी में तो ग्रामर एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आपका अनडिसाइडेबल है, ग्रामर एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आपका अनडिसाइडेबल है, और ये ग्रामर एम्बिग्यूटी इनफैक्ट रेगुलर के केस में भी आपका अनडिसाइडेबल है। तो आप क्या देख रहे हैं, इस रेगुलर के केस में केवल यही एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपका अनडिसाइडेबल है। देखिए रेगुलर में आपकी ये सभी प्रॉब्लम डिसाइडेबल है, केवल और केवल ये ग्रामर एम्बिग्यूटी की एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि रेगुलर के केस में भी अनडिसाइडेबल है, क्योंकि एक रेगुलर ग्रामर भी एम्बिगस हो सकती है और इसको एम्बिग्यूटी को चेक करने का हमारे यहाँ पर कोई एल्गोरिथम नहीं है जो कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में आपको ये बता पाए कि ये एल्गोरिथम ये ग्रामर आपका एम्बिगस है। तो ग्रामर एम्बिग्यूटी की जो प्रॉब्लम है वो आपका रेगुलर के केस में भी अनडिसाइडेबल है, CFL में भी अनडिसाइडेबल है, REC और RE में भी आपका अनडिसाइडेबल है। तो ग्रामर एम्बिग्यूटी को आप चेक नहीं कर सकते, रेगुलर ग्रामर भी आपका एम्बिगस हो सकती है। लैंग्वेज L इज रेगुलर, लैंग्वेज L इज रेगुलर। तो देखिए क्या रेगुलर लैंग्वेज आपका रेगुलर होगी? तो देखिए ये ट्रिवियल क्वेश्चन हो गया, रेगुलर लैंग्वेज आपका रेगुलर होगी, एक रेगुलर लैंग्वेज आपका ऑलवेज रेगुलर होगी। ट्रिवियल क्वेश्चन है, आपको आंसर पहले से पता है, इसलिए ये डिसाइडेबल है। लैंग्वेज L इज रेगुलर, ये आपका क्या है यहाँ पर, लैंग्वेज L इज रेगुलर, ये आपका डिसाइडेबल है क्योंकि ये ट्रिवियल क्वेश्चन हो जाएगा। रेगुलर लैंग्वेज आपका ऑलवेज रेगुलर होगी, तो ट्रिवियल क्वेश्चन होगी, डिसाइडेबल है। एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आपका रेगुलर होगी, इसको चेक करने के लिए आपके पास कोई एल्गोरिथम नहीं है, इसलिए ये अनडिसाइडेबल। उसी तरीके से यहाँ पर अनडिसाइडेबल, उसी तरीके से यहाँ पर अनडिसाइडेबल, ठीक है ना। तो लैंग्वेज L इज रेगुलर, एक रेगुलर लैंग्वेज आपका ऑलवेज रेगुलर होगी, इसलिए ये ट्रिवियल क्वेश्चन हो जाएगा, डिसाइडेबल। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आपका रेगुलर होगी, आप नहीं बता सकते, कोई एल्गोरिथम नहीं है, अनडिसाइडेबल अनडिसाइडेबल अनडिसाइडेबल। वेदर L इज इक्वल टू सिग्मा स्टार, L इज इक्वल टू सिग्मा स्टार का मतलब ये है वेदर लैंग्वेज L कैन जनरेट ऑल दी स्ट्रिंग, वेदर लैंग्वेज L कैन जनरेट ऑल दी स्ट्रिंग। तो अगर लैंग्वेज सभी स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रहा होगा तो मशीन की लैंग्वेज क्या हो जाएगा, या अगर लैंग्वेज सभी स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रहा होगा तो L किसके इक्वल हो जाएगा, L इक्वल हो जाएगा सिग्मा क्लोजर के। लेट से सिग्मा है आपका A, B, तो L आपका उस केस में हो जाएगा A+B क्लोजर। तो आपको चेक करना है कि वेदर लैंग्वेज L कैन जनरेट ऑल स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आपके पास तरीका है, रेगुलर के केस में आपके पास एक तरीका कैसे है, आप क्या कीजिए, उस रेगुलर लैंग्वेज L के लिए DFA बना लीजिए, उस रेगुलर लैंग्वेज L के लिए आप एक DFA बना लीजिए, और अगर उस DFA में सभी स्टेट्स अगर आपका फाइनल स्टेट है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो DFA है वो सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा, यानी उस DFA की लैंग्वेज आपका उस केस में सिग्मा स्टार हो जाएगा, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये DFA सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो L इज इक्वल टू सिग्मा स्टार वाली प्रॉब्लम रेगुलर के केस में डिसाइडेबल है। आपके पास एक एल्गोरिथम है जो कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में आपको आंसर देगा। क्या है एल्गोरिथम, DFA बनाइए, अगर उस DFA में सभी स्टेट्स आपका फाइनल है तो आप ऐसा बोल सकते हैं L इज इक्वल टू सिग्मा क्लोजर। यहाँ पर आपके पास कोई एल्गोरिथम नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी आपके पास कोई एल्गोरिथम नहीं है। L1 इंटरसेक्शन L2 इज इक्वल टू 5, ये आपके पास एल्गोरिथम होता है रेगुलर के केस में। रेगुलर के केस में आपके पास एल्गोरिथम है, और वो एल्गोरिथम क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑटोमेटा, यानी आप दो रेगुलर लैंग्वेज का इंटरसेक्शन 5 होगा या नहीं होगा ये आप रेगुलर के केस में बता सकते हैं। दो रेगुलर लैंग्वेज का इंटरसेक्शन 5 होगा, ये आप यहाँ पर फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में चेक करके बता सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, क्या एल्गोरिथम होगी आपकी, प्रोडक्ट ऑटोमेटा। आप उन दोनों रेगुलर लैंग्वेज के लिए DFA बनाइए, प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगाइए, और फिर चेक कीजिए क्या स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक आपका कोई पाथ एग्जिस्ट करता है। अगर स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक कोई भी पाथ एग्जिस्ट करता होगा तो वो लैंग्वेज या उन लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन आपका 5 नहीं होगा, अदरवाइज इंटरसेक्शन आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास कोई मेथड नहीं है, यानी दो CFL लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन 5 होगा या नहीं होगा इसको चेक करने का आपके पास कोई एल्गोरिथम नहीं है, आपका मैनुअल चेकिंग ही यहाँ पर करनी होगी। यहाँ पर भी कोई एल्गोरिथम नहीं है, यहाँ पर भी कोई एल्गोरिथम नहीं है। यहाँ पर आपका एल्गोरिथम था, प्रोडक्ट ऑटोमेटा थ्योरम लगा करके हम इस चीज़ को चेक कर सकते थे। तो इसलिए ये यहाँ पर डिसाइडेबल है, लेकिन यहाँ पर आपका ये अनडिसाइडेबल है। अब यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, हम राइस थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए राइस थ्योरम क्या होती है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं राइस थ्योरम है आपका एनी नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन इन RE रिकर्सिव एनुमरेबल, एनी नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन इन RE इज अनडिसाइडेबल, एनी नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन इन RE इज अनडिसाइडेबल। ये आपका एक राइस थ्योरम है। यानी राइस थ्योरम क्या कह रही है कि आपका अगर कोई भी नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन है
आर ई में अगर कोई भी नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन है तो वो आपका अनडिसाइडेबल होगा। ट्रिवियल क्वेश्चन क्या होंगे? ट्रिवियल क्वेश्चंस वो होंगे जिनके के आंसर आपको पहले से पता होगा। तो देखिए आर ई लैंग्वेज के केस में, रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज के केस में ट्रिवियल क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? जैसे कि लेट से आपसे कोई पूछता है कि आर ई यूनियन आर ई क्या होगा, तो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है, क्लोजर टेबल में हम आपको बता चुके हैं कि दो रिकर्सिव लैंग्वेज का यूनियन लेने पर आपको ऑलवेज एक रिकर्सिव लैंग्वेज मिलेगी, क्योंकि रिकर्सिव लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर यूनियन ऑपरेशन। तो इसका आपको पहले से पता है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? ये आपका ट्रिवियल क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी इंटेलिजेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो नीड ऑफ यूज़ एनी इंटेलिजेंस, क्योंकि ये आपका ट्रिवियल क्वेश्चन है, आपको आंसर पहले से पता है। लेकिन अगर आप ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि आपका नॉन ट्रिवियल है, तो वो आपका ऑलवेज यहाँ पर अनडिसाइडेबल होगा। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो आपका DCFL लैंग्वेज होती है, DCFL लैंग्वेज होती है, और जो आपका रेगुलर लैंग्वेज होती है, ये आपका ऑलवेज अनएम्बिगस होती है। तो हमेशा बोल सकते हैं DCFL एंड रेगुलर लैंग्वेज आर ऑलवेज अनएम्बिगस, ठीक है ना। DCFL लैंग्वेज जो होगी वो आपका ऑलवेज, लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, ग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं। DCFL लैंग्वेज जो होगी वो आपका ऑलवेज अनएम्बिगस होगी, और रेगुलर लैंग्वेज भी आपका ऑलवेज अनएम्बिगस होगी। लैंग्वेज एम्बिगिटी कैसे चेक करेंगे और ग्रामर एम्बिगिटी कैसे चेक करेंगे, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कंपाइलर डिजाइन में। तो कंपाइलर डिजाइन में हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि लैंग्वेज एम्बिगिटी को आप कैसे चेक करेंगे और ग्रामर एम्बिगिटी को कैसे चेक करेंगे। तो ये हम यहाँ पर लैंग्वेज एम्बिगिटी की बात कर रहे हैं। तो DCFL एंड रेगुलर लैंग्वेज आर ऑलवेज अनएम्बिगस। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि DCFL लैंग्वेज एम्बिगस हो सकती है, नहीं, DCFL और रेगुलर लैंग्वेज आपका कभी भी एम्बिगस नहीं हो सकती है। तो फिर वो क्वेश्चन आपका ट्रिवियल क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपको उसका आंसर पहले से पता है। आपको यहाँ पर कोई भी इंटेलिजेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आपको ये चीज़ लेट से आपको ये प्रूव करना है, शो दैट देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम फॉर डिटरमाइनिंग इफ L1 इज ए सबसेट ऑफ L2 फॉर एनी रेगुलर लैंग्वेज L1 एंड L2। यानी क्या करना है आपको? शो दैट, ये प्रूफ करना है, या आप ऐसा बोल सकते हैं प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम फॉर डिटरमाइनिंग L1 इज ए सबसेट ऑफ L2 फॉर एनी रेगुलर लैंग्वेज L1 एंड L2। L1 L2 क्या है? आपका रेगुलर लैंग्वेज है। L1 भी एक रेगुलर लैंग्वेज है, L2 भी आपको एक रेगुलर लैंग्वेज है। तो आपको ये बताना है कि आपके पास एक ऐसा एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है जिसकी हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि L1 इज ए सबसेट ऑफ L2। या आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, सबसेट चेक करने वाली प्रॉब्लम है, ये डिसाइडेबल है इन केस ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। ये सबसेट चेक करने वाली जो प्रॉब्लम है ये डिसाइडेबल है इन केस ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। तो देखिए अगर L1 इज ए सबसेट ऑफ L2 होगा, तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं L1 माइनस L2 क्या होगा? L1 माइनस L2 आपका यहाँ पर 5 होगा। तो इस थ्योरम का यूज़ करके आप बता सकते हैं कि L1 इज ए सबसेट ऑफ L2 आपका यहाँ पर होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर L1 सबसेट होगा L2 का, तो फिर उस केस में L1 माइनस L2 आपका 5 हो जाएगा, और L1 माइनस L2 आपका 5 होगा। तो आप उसको कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करेंगे L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट से। यानी आप क्या कीजिए, L1 के लिए DFA बनाइए, आप L2 के लिए DFA बनाइए, इस DFA का ले लीजिए कॉम्प्लीमेंट, तो आपको मिल जाएगा L2 कॉम्प्लीमेंट। फिर आप L1 और L2 कॉम्प्लीमेंट में प्रोडक्ट ऑटोमेटेड थ्योरम का लगा करके आप इसको 5 के लिए चेक कर सकते हैं। तो आपको ये एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये सबसेट चेक करने वाली प्रॉब्लम यहाँ पर डिसाइडेबल है। अब देखिए L1 इज ए सबसेट ऑफ L2 है, तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि L1 यूनियन L2 क्या हो जाएगा? L1 यूनियन L2 आपका हो जाएगा L2, और L1 माइनस L2 क्या हो जाएगा? L1 माइनस L2 हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना। और L2 माइनस L1 क्या होगा? तो L2 माइनस L1 हमें नहीं पता है। L2 माइनस L1 आपका 5 हो भी सकता है और आपका 5 नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर ये इक्वल होगा देन उस केस में 5 होगा, अगर ये इक्वल नहीं है, प्रॉपर सबसेट है, देन आपका ये 5 नहीं होगा। तो प्रॉपर सबसेट के केस में ये 5 नहीं होगा, अगर इक्वल है तो आपका ये 5 हो सकता है। इस एल्गोरिथम का यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम डिसाइडेबल है इन केस ऑफ रेगुलर लैंग्वेज।